बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो एरो से पहले वाली जो चीज़ होती है वो रिएक्टेंट लिखी जाती है और एरो से बाद वाली चीज़ प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एक इंटरमीडिएट्स बाज़ औक़ात बनते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद अनस्टेबल होने की वजह से दोबारा वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह बनाई जाए तो एक बीच में एक बात का ट्रांजिशन स्टेट्स भी आती है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के दरमियान में भी फ़र्क होता है। फर्क है रिएक्टेंट ये, और ये आपको पता है ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है ये वाला है। और फिर ये आगे चली जाती है प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बनता है इसे कहा जाता है बात को ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के दरमियान भी फर्क होता है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी से भी ज़्यादा अनस्टेबल होती है। एक होती है ट्रांजिशन स्टेट और एक होती है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट फर्ज कर लें, एक बात कर लेते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये प्लस है, ये कार्बोकैटायन है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसी तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बात बन होती है जिसमें हम देख रहे होते हैं बॉन्ड टूट भी रहा होता है और बॉन्ड बन भी रहा होता है। उसमें उसके बॉन्ड फर्ज करें इधर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस साइड पे एक आयोडीन आ रही है, या कोई भी इन दोनों में से बॉन्ड एक बन भी होगा और एक टूट भी होगा। तो ओवरऑल वैसे बॉन्ड जो होते हैं कार्बन बनाते हैं 4, और इस साइड पे तो देखा जाए तो कितने बॉन्ड बने, ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बने, लेकिन कार्बन नजरी बात है 5 बॉन्ड उस हिसाब से नहीं बनाती। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल होती है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट से की निस्बत भी अनस्टेबल होती है। ये वाली होती है ये भी अनस्टेबल है, लेकिन रिएक्टिव ट्रांजिशन स्टेट की निस्बत इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ट्रांजिशन स्टेट तो बिल्कुल अनस्टेबल होती है। अगर इसी तरीके से अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई जाए तो इन दोनों के दरमियान में अगर ये किया जाए ये इस तरीके से, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और दरमियान में एक साइड इंटरमीडिएट्स वगैरह बन रहे और ट्रांजिशन स्टेट्स वगैरह बन रही हैं। तो क्योंकि हमने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो इसका मतलब है ये वाले जो ऊपर है ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, फिर ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। क्योंकि ऊपर जाते जाओ तो एनर्जी तो बढ़ी है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, नीचे एनर्जी तो कम है लेकिन नीचे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अब जहाँ तक बात है इसकी, तो ये वाला जो होगा ये एक इंटरमीडिएट होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसे बोला जाता है, ये जो नीचे बना है। और इस बैरियर को आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कहा जाता है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो अगर उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस कर सकें, यानी इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकें, तो फिर वो क्रॉस करके फिर आगे फर्दर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकें तो फिर वो आगे फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। ये मेन बेसिकली टॉपिक था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो कि रिएक्शन के दरमियान में बनते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहा जाता है, जो कि थोड़ी देर के लिए होते हैं। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कार्बन बेस की बात की जाए तो कार्बोकैटायन भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन, जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और कार्बन ने फर्दर 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। इसी तरीके ये रिएक्शन के दरमियान में बॉन्ड होते हैं, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन वगैरह जब हमने डिस्कस वगैरह किए थे। इसी तरीके से जो कार्बोनाइन होते हैं उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन ने इसमें भी फर्दर 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, इसे कार्बोनाइन कहते हैं। ये भी कार्बन बेस्ड रेडिकल है। इसी तरीके से कार्बीन होते हैं जिसमें कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 आगे 2 आगे फर्दर बॉन्ड बने हुए होते हैं, 2 आगे फर्दर बॉन्ड बने हुए होते हैं। और कार्बन के साथ इसे कार्बीन बोलते हैं, एक लोन पेयर है नीचे और ये साथ आगे इस जगह पे क्लोरीन भी रुक सकते हैं, तो उसे क्लोरीन भी रुक सकते हैं। तो इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन उसे डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। अगर इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल हो तो उसे डाइमिथाइल कार्बीन कह सकते हैं। तो यानी इधर कोई भी बॉन्ड लग सकते हैं, यानी कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं कार्बीन। इसी तरीके से कार्बन बात कर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में ये भी होता है कि कार्बन ने 5 बॉन्ड भी बनाए होते हैं और कार्बन के ऊपर फिर 4 होते हैं, फिर जैसे कि तो उसको फिर बोलते हैं 5 बॉन्ड बनाए तो उसको फिर कहते हैं कार्बोनियम आयन। जब जैसे कि हमने नाइट्रोजन के केस में पढ़ा था, नाइट्रोजन वैसे बॉन्ड बनाते हैं 3, लेकिन जब नाइट्रोजन अपना लोन पे यूज करके बॉन्ड बनाया होता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो उसे हम अमोनियम आयन बोल देते थे, अमोनियम आयन। तो आखिर में ओनियम लगता है जब अपने एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, अमोनियम आयन। इसी तरीके से ये कार्बन ने जब एक ज़्यादा बॉन्ड बनाए होते हैं, 4 वैसे 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन अपनी वैलेंसी से जब एक्सीड कर देते हैं उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। और ये वाला जो होता है कार्बन आयन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बन आयन को एक मिनट,
कार्बोकैटाइन को हम कार्बेनियम भी बोल देते हैं, कार्बोकैटाइन को कार्बेनियम आयन। ये आपको ओके समझ आ गई। कार्बन के जो चार रेडिकल हैं कार्बन में, जिसमें कार्बन बेस रेडिकल हैं और कार्बन रेडिकल नहीं, कार्बन बेस इंटरमीडिएट्स हैं। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं सारे के सारे, यानी जो रिएक्शन के दरमियान में बन रहे होते हैं, रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो दरमियान में जो बनते हैं फिर ये खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से नाइट्रीन्स होते हैं, नाइट्रीन में भी ये नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाए होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, उसमें 2 बॉन्ड बनाए होते हैं। इसी तरीके से कार्बीन, इनके आगे फिर फर्दर रिएक्शन भी होते हैं, जैसे कि कार्बीन बाद इंसर्शन रिएक्शन देते हैं, यानी 2 कार्बन बॉन्ड होते हैं इस तरीके से आपस में, और अगर उनके साथ ये इसने लगना हो इसने, ये इंसर्शन रिएक्शन देते हैं, इनके साथ जाकर जुड़ जाते हैं, ये वाले बॉन्ड हटते हैं, तो ये एक इस तरीके से जाकर साइक्लोप्रोपेन रिंग 3 मेंबर रिंग बन जाती है, जैसे रिंग फॉर्मेशन भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर कार्बन बॉन्ड के अंदर भी जाके ये इंसर्ट हो जाते हैं बार, तो एक बॉन्ड इधर होगा टूटेगा, एक बॉन्ड इस तरीके से फर्ज करो इधर है, और ये एक लोन पेयर अपना यूज करके इधर आ जाएगा, ये अपना ये वाला जो बना है वो इस तरह बना है। कार्बन का 2 लोन पेयर है, एक इस बॉन्ड का जो सेकंड बॉन्ड है इसका एक लोन पेयर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, तो ये फिर आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं और ये रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरमीडिएट्स हैं, इसी तरीके से ऑक्सीजन बेस्ड इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो हम फर्दर रिएक्शन देखते हैं कि ये किधर बनते हैं और क्यों कैसे जनरेट होते हैं, ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। अच्छा, ओनली डिफेक्ट, ये सिर्फ ओनली डिटेक्ट देम एंड ट्रैप देम, हम सिर्फ इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप का मतलब उन्हें पकड़ सकते हैं और उन्हें डिटेक्ट देख सकते हैं, यानी उन्हें आइसोलेट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर बात है ये रिएक्शन में कम मिकदार के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, तो इन्हें हम आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैप वगैरह कर सकते हैं। बेनिफिट इसका क्या है कि इट गिव अस क्लू अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हमें इसका फायदा एक ये हो जाता है कि ये हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर फर्ज करें वो हमें ये बता देता है कि SN1 के थ्रू हुआ है, SN2 के थ्रू हुआ है, या किस इफ द मोर देन वन मैकेनिज्म इज पॉसिबल इफ यू डिटेक्ट इट गिव द क्लू बट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन द लो कंसंट्रेशन। इसका ये फायदा हो जाता है, फर्ज करें अगर 2 रिएक्शन मैकेनिज्म ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के दरमियान में कौन से स्टेप्स आए उस रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। अगर किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के दरमियान में कोई कार्बोकैटाइन बना है तो जाहिर बात है फिर आपको पता ही है स्पेक्ट्रोस्कोपिकली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, तो इनके थ्रू हम मुख्तलिफ वो हासिल कर सकते हैं। जैसे IR में फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन वगैरह बता देते हैं, NMR सालों से अच्छी होती है क्योंकि वो हमें पूरा फंक्शनल ग्रुप सही बता देती है, जैसे एनवायरनमेंट भी बता देती है कार्बन की, जैसे इसमें 2 NMR टेक्निक्स आ जाती हैं, कार्बन 13 NMR और प्रोटॉन NMR आ जाती है, हमें कार्बन के एनवायरनमेंट भी बता देती है। UV विजिबल हमें ट्रांजिशन वगैरह बता देती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, सिग्मा टू पाई स्टार है, कौन सी ट्रांजिशन हुई है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से भी हम फ्रैगमेंट्स वगैरह मालूम कर सकते हैं कि कौन से, लेकिन NMR सारों से अच्छी होती है इनमें से, वो हमें पूरा फंक्शनल बता देती है, पूरे सारे एनवायरनमेंट, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पूरे कंपाउंड को बता देती है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का फायदा क्या होता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का जो सारों से बड़ा फायदा वही होता है कि ये बताती है हमें कि रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान में अगर 2 रिएक्शन मैकेनिज्म पॉसिबल ना हो, फर्ज करें एक इस साइड से जा रहा है, एक और रिएक्शन मैकेनिज्म वो दूसरे तरीके से बन रहा हो प्रोडक्ट, तो हमें समझ नहीं आ रही होगी इसमें से कौन सा मैकेनिज्म होगा, उस वाले मैकेनिज्म से क्या होगा या इस मैकेनिज्म से क्या होगा प्रोडक्ट बना होगा, हमें समझ नहीं आ रही कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट हुए हैं। क्योंकि जाहिर बात है इतना ज़्यादा रिएक्शन है, हर किसी के मैकेनिज्म भी होते हैं हर रिएक्शन का जिसके थ्रू रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उसको देखने के लिए फिर जब हम ये देखते हैं कि दोनों मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, जब हमें पता चल जाता है, जिससे रिएक्टिव इंटरमीडिएट की मदद से हमें ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा था, ऊपर वाला था या नीचे वाला था। फिर उसकी फर्दर डिटेल बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें पता चलता है कि इसकी कौन सी मैकेनिज्म है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट के ये फायदे होते हैं, इट गिव क्लू अबाउट द देम रिएक्शन इन द लो कंसंट्रेशन इट फाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि ये रिएक्शन के दौरान में कम मिकदार में लो कंसंट्रेशन में बनते हैं, ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट सामने डिस्कस, ये कार्बोकैटाइन, कार्बोनियम आइन, कार्बेनियम आइन,
कार्बेन है, इसी तरीके से कार्बीन, नाइट्रीन। जैसे कार्बीन आपको पता होगा कि ये जब रैमर टैमन रिएक्शन वगैरह की हम करते हैं, फॉर्मेलेशन रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं रैमर टैमन का रिएक्शन, तो उसमें क्लोरोफॉर्म लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म से फिर एक क्लोरीन निकल जाता है। जैसे आपको पता है कि इस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगे हों सारे, तो आपको पता है इस बेस अगर कोई है तो इस हाइड्रोजन को अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि ये नॉन पोलर है, एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं कि ये इधर अटैक करे तो बॉन्ड टूट के इधर आ जाए, तो ये वाला नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ जब एक CH के साथ अगर क्लोरीन वगैरह क्लोरोफॉर्म वगैरह लगा दी जाए, तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी। अब कोई अगर बेस आती है तो वो इस हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर देगी और कार्बन का बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी जाता है अपना बॉन्ड लेकर हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही जाता है, ज़्यादातर कभी भी लेकर नहीं जाता, ज़्यादातर ये रूल है। क्लोरीन इधर रखता है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन। अब कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि ये जो कार्बीन बनाने का तरीका बता रहा है, ये जो रैमर टाइम में जो बन रही होती है, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना CH3, और ये किधर बनती है, ये हमने पढ़ा था अल्केन की हेलोजिनेशन के दौरान ये बनती है, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म रिएक्शन है, उसमें एक एक हाइड्रोजन हटता जाता है और एक एक क्लोरीन लगता जाता है, तो ये क्लोरीन साथ आगे। अब जब ये बन जाते हैं क्लोरोफॉर्म से कार्बोनाइन बन जाता है, फिर इससे एक और इंटरमीडिएट बनता है, फिर ये क्लोरीन खुद ही, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के समेत खुद ही रिमूव हो जाते हैं। तो फिर कार्बन के साथ एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है इधर, और एक और लोन पेयर आ गए, ये भी नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के तौर पर एग्जिस्ट करता है, दो, इसे डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। यानी कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक ये, इससे फिर क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। जब कार्बीन के पास दो लोन पेयर और के पास, और उसने दो बॉन्ड बनाए और दो लोन पेयर, उससे कहा जाता है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। वैसे पीछे अभी मैंने जब कार्बीन समझाया था तो मैंने शायद कार्बीन पे एक लोन पेयर डाला था, तो वो नोट कर लेना, वो कार्बीन वो होती है जिसमें कार्बन के साथ दो लोन पेयर होते हैं, जब उसने दो बॉन्ड बनाए होते हैं। अब ये वाली वही बात है कि इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान में कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, इट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट। पहली बात है ये रिएक्शन के दौरान में ही बनते हैं और रिएक्शन के ये दौरान में ही बनते हैं। ये रिएक्टर इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये रिएक्शन के दौरान में ही बन रहे होते हैं। ये वाली दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स हैं जो कि थोड़ी देर के लिए होती हैं, जो कि रिएक्टर इंटरमीडिएट से भी कम बहुत अनस्टेबल होती हैं। तो ये जो रिएक्टर इंटरमीडिएट होते हैं ये कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं और ये रिएक्शन के दौरान में बनते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाने में ये कंज्यूम हो जाते हैं। अब इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट, अब एक और इसकी एक चेन वगैरह बनती है, जो कि ये वाला टॉपिक वैसे फिजिकल केमिस्ट्री का होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये बताते हैं कि कोई रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, होगा या नहीं होगा, फेवरेबल है या नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक या फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह के टॉपिक। तो इसी में रिएक्शन रेट लॉ वगैरह जो होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या इसका रेट लॉ कौन सा रेट वगैरह है, तो उसमें भी ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिकली एक टॉपिक है। जैसे एक रिएक्टेंट है और इसमें फिर वो K1 और फिर आगे वो कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट में, फिर आगे वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, इसे K1 कहते हैं, इस ऊपर वाले को, इसको भी K1 और इसको K2 कहते हैं और ये K2। अब रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप होता है, जो पहले वाला होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है ज़्यादातर, जिसमें दो स्टेप वाला जो रिएक्शन होता है, जैसे हमने बात की थी, आप लोगों को पता है कि दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक SN1 होता है, एक SN2, इसी तरीके से एक E1 होता है, एक E2 होता है। ये वाला यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, लेकिन ये है 2 स्टेप रिएक्शन। तो इसी तरीके से SN2 जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, लेकिन 1 स्टेप एक रिएक्शन के अंदर हो जाता है। और E1 जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये जो होता है ये 2 स्टेप है, और E2 जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है बायोमॉलिक्यूलर, लेकिन 1 स्टेप रिएक्शन है। E2 एलिमिनेशन जो होती है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ये पढ़ी थी, SN1 रिएक्शन, SN2 और एलिमिनेशन और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह रिएक्शन है। तो जैसे बात है इस सिंगल 2 स्टेप रिएक्शन की, तो उसमें 2 स्टेप होते हैं, जिसमें से एक पहले वाला जो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जिसे कहा जाता है स्लो स्टेप, और जो दूसरे वाला स्टेप होता है वो फास्ट होता है। क्योंकि सारी बात है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो चीज़ वो जल्दी जाएगी, वो चीज़ जाएगी मैं जल्दी स्टेबल हो जाऊँ। यानी जैसे एक और भी एग्जांपल इधर ले लेते हैं, जैसे इधर हमें ये जब प्रोडक्ट में जब जा रही है, अब एक ट्रांजिशन स्टेट है,
ये जब बन रही होगी तो जाहिर बात है नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अनस्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाली साइड ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे हम ऊपर तक पहुंचेंगे, पहले स्लो स्लो मूव करके ऊपर तक जाएगा, पहाड़ की चोटी पे पहुंचेगा, जैसे कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू का तो फौरन नीचे प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा आसानी से, क्योंकि नीचे जाने में तो कोई एनर्जी नहीं जाती, ऊपर से अगर पानी नीचे आ रहा हो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, इधर से वही चीज है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो जल्दी जल्दी जाएगा, ये फास्ट होगा ये वाला ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट की तरफ, इस वजह से ये वाली जो चीज होती है ये फास्ट होती है। अब अगर देखा जाए तो इसमें अगर K2 ये आपको पता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ये वाली चीज भी आपने पढ़ी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी जाती है और नीचे वाली साइड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाती है। फिर इसके यूनिट्स आपको पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं कंसंट्रेशन के। तो अच्छा, ये अगर K2 जो हो अगर K1 से बड़ा हो तो मस्ट बी अदरवाइज इट विल नॉट आइसोलेटेड। ये अगर K2 अगर K1 से बड़ा हो तो फिर इट मस्ट बी K2 यानी K1 से बड़ा हो। K2 K1 से बड़ा होने का क्या मकसद है, अगर K2 ज्यादा होगा K1 से तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, K2 जरी बात ज्यादा है, और K2 अगर K1 से छोटा हो, अगर K2 लेस देन K1 हो, अगर K2 K1 से छोटा हो उसका मतलब है अगर K2 K1 से लेस है तो फिर इट विल नॉट आइसोलेटेड, फिर हम आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर K2 ये वाला हो तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, और ये वाला K2 अगर K1 से कम हो फिर हम आइसोलेट नहीं कर सकते इंटरमीडिएट को। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला सिर्फ अपनी जहन में ये आप लोग रखते हैं कि अगर सारी बात इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट ज्यादा देर तक तब भी रहेगा जब हमें ये वाली चीज इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, तब आइसोलेट हम आसानी से इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर K2 इंटरमीडिएट फौरन ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और अक्सर ज्यादातर होता है तो यही है इंटरमीडिएट फौरन ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाला फास्ट रिएक्शन होता है, इंटरमीडिएट से स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो फिर आइसोलेट करना इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। फिर इस इंटरमीडिएट से रिएक्टर इंटरमीडिएट को आइसोलेट करने का ये तरीके कि रिएक्टर इंटरमीडिएट को बहुत कम टेम्परेचर पे कर दिया जाए, जब बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर कर दिया जाता है तो फिर आइसोलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। दूसरा तरीका ट्रैपिंग है, जैसे बेंजाइन इंटरमीडिएट की ट्रैपिंग आ रही है, वो फर्दर आगे आ रही है। अब ये वाले K2 मैंने आपको बता दिया कि K1 से कम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल आइसोलेटेड, फिर अदरवाइज हम फिर आइसोलेट करने में वो आइसोलेशन के लिए वो मस्त, ये वाली चीज सिर्फ आइसोलेशन के लिए K2 K1 को, बाकी ये वाली फिर छोड़ो। आगे आ जाती है कार्बेनाइन का, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन बेस भी रेडिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऑक्सीजन बेस भी इंटरमीडिएट होते हैं, और कार्बन बेस नाइट्रोजन बेस और ऑक्सीजन बेस इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो कार्बन की बेस में हमने इंटरमीडिएट्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए, जैसे कार्बन में हमने पढ़ा था कि कार्बोकैटाइन होता है, कार्बेनाइन होता है और कार्बीन रेडिकल्स वगैरह होते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन बेस में नाइट्रीन हो जाते हैं, ऑक्सीजन बेस में ओजोनियम होते हैं, और ये वाला हम फर्दर पढ़ते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा ओनियम तब लिखा जाता है जब वैलेंसी एक्सीड होती है, तो अमोनियम नाइट्रोजन के बेस कार्बन ये भी फ्री रेडिकल। अच्छा, कार्बन का एक और भी है, कुछ तो हमने पढ़ लिए थे, एक हमने कार्बन का नहीं पढ़ा था, उसमें एक कार्बन का जो फ्री रेडिकल उससे फ्री रेडिकल कहा जाता है, ये भी इंटरमीडिएट है जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है। इधर हाइड्रोजन शक लगा लो मिथाइल रेडिकल, तो ये भी इंटरमीडिएट के दौरान बन रहते हैं। जैसे कि ये वाला इंटरमीडिएट में हमने किधर पढ़ा था, जो कि फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म रिएक्शन है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन के अंदर। जब हम अल्केन की रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे तो अल्केन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो जब ये वाला उसमें मिथाइल रेडिकल बनता है, क्योंकि जब HB रेज आती हैं तो क्लोरीन की क्लोरीन मॉलिक्यूल को वो तोड़ के क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट कर देती हैं, और जब एक रेडिकल बन जाता है फिर वो एक अल्केन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एक क्लोरीन रेडिकल इधर से आता है, अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट के ये हाफ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा और इधर HCl जनरेट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, तो ये एक इंटरमीडिएट होना। ये फिर आगे मिथाइल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, इस मिथाइल रेडिकल का एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर एक रेडिकल ये वाला बॉन्ड दरम्यान में से टूटता है, एक बॉन्ड ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेते हैं, तो फिर एक मिथाइल क्लोराइड बन जाते हैं। इधर भी एक क्लोरीन जुड़ जाता है, एक क्लोरीन रेडिकल हट जाता है, तो एक हाइड्रोजन हट गया और एक क्लोरीन लग गया, इस तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं, मिथाइल क्लोराइड बन गया, यानी एक अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का भी तरीका है। तो बहरहाल ये रिएक्शन रुकता नहीं है, या फिर आगे चलता रहता है। इसका फिर आगे एक और हाइड्रोजन होती है, क्लोरीन करते करते इस कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाती है, CCl4 बन जाता है। ये फ्री रेडिकल एक था कार्बन का।
तो इसी तरीके से अब फॉर्मेलेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, ये फिलहाल बेसिक हम पढ़ रहे हैं, फिर फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। जैसे एक ये कि बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है, इस साइड में फर्ज करें लगा हुआ है क्लोरीन लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी होंगी उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब उस हिसाब से ये अल्फा बन रही है और उसके साथ वाली जो अगली कार्बन होगी उसे बीटा कार्बन कहेंगे, और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो होता यूं ही है कि ये जब बीटा एलिमिनेशन वगैरह होती है तो क्या होता है, तो बेस आती है, बेस आकर इस हाइड्रोजन को अटैक करती है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाता है, और क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन से बोलते हैं, और उधर से क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, ये लीव कहा जाता है, और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, और इस तरीके से ये एक अल्कीन बन जाती है, इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर ये सिंगल स्टेप में हो तो इसे E2 कहा जाता है, अगर ये डबल स्टेप में हो तो इसे E1 कहा जाता है, और एक इसकी एक और टाइप होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की जिसे E1CB कहा जाता है, एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। उससे ये होता है कि पहले एक E1CB होती है कि E1CB, तो उसमें ये होता है एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस होती है, यानी फर्ज करें वो तब होती है जब इधर कोई ऐसा लिविंग ग्रुप लगा हो जो कि आसानी से लीव कर जाए, तो फिर क्या होता है कि इधर कार्बन एक मैं आपको बता देता हूँ एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। पहले इधर कार्बन अगर बैड लिविंग ग्रुप हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो तब ये वाला काम होता है एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। अगर ये बैड लिविंग ग्रुप हो कोई भी, जैसे कि और बैड लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो इसकी, कोई इस जगह पे ऐसा ग्रुप लगा हो, इधर मैं एक्स लिख देता हूँ, कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि बैड लिविंग ग्रुप को आसानी से लीव नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा हो, जैसे क्लोरीन भी इसी की एग्जांपल आ जाती है, या फ्लोरीन वगैरह कह लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन वही बात है कि गुड लिविंग ग्रुप भी नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी ज्यादा है, तो करते करते फर्ज करो इधर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा खींच लेगा कि इधर ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट ये ऐसा ये एक दो चीजें ध्यान में रख लो, एक तो वो बैड लिविंग ग्रुप हो और दूसरा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा होगी तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, वो उसकी इतनी ज्यादा होगी कि कार्बन को भी डेफिशिएंट कर देगी, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, तो इसके साथ वाले जो हाइड्रोजन होंगे उसको भी एसिडिक हाइड्रोजन कर देगी, तो फिर आसानी से जो अच्छा और गुड बेस जो होगी वो अच्छी होगी, बेस होगी वो आएगी इस हाइड्रोजन को अटैक करेगी, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो चुके हैं और बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर चला जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कंजुगेट बेस बन जाएगी, ये जगह पर एक्स है। अब ये होगा कि ये वाला क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये जब इधर आएगा, तो अब क्योंकि ये वाला बैड लिविंग ग्रुप था तो अब आसानी से लीव कर जाएगा, क्योंकि पीछे बॉन्ड की जगह नहीं बची, तो ये आसानी से लीव करके ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ये वाला तब होता है जब लिविंग ग्रुप जो हो बैड हो, वैसे लीव ना कर सकता हो, तो इस वजह से फिर पहले लिविंग ग्रुप नहीं लीव करता। ये एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस होती है, क्योंकि ये कंजुगेट बेस है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, जब बफर सॉल्यूशन के केस में भी आप लोगों ने बात पढ़ी होगी कंजुगेट बेस की होती है, एसिड और बेस का वो रिएक्शन होता है, यानी जैसे ये अब इसने बेस ने हाइड्रोजन को अटैक किया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इस साइड पे ये क्या बन गई कंजुगेट बेस इसलिए बोलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली जो थी उसके बाद एलिमिनेशन जो होती है E2 वाली होती है, वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। E1 अच्छा पहले E1 पढ़ लेते हैं, ये वाली E1CB तो आप लोगों को समझ आ गई कंजुगेट बेस के थ्रू होती है। अब इसको मैं रेज कर लूँ, बाकी दो एलिमिनेशन जो है E1 और E2 उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि E ज्यादातर वो सेम ही है। E1 में जो होता है वो वन स्टेप में 2 स्टेप होता है, E1 में 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है और E2 में 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। 1 स्टेप में ये एट अ टाइम बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ टाइम सेम टाइम ही हो रही होगी। जैसे फर्ज करें E2 पहले लिख लेते हैं, इधर से ये चीज है क्लोरीन है, इधर वो टूट भी एट द सेम टाइम रही होगी, और ये हाइड्रोजन तो ऐसे देखते हैं जो बाकी फर्दर जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये टूट भी रहा होगा, ये वाला बॉन्ड बन भी रहा होगा, ये OH जगह पर अटैक कर रही होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एट द सेम टाइम हो रही होंगी, ये वाली सारी चीजें। तो ये वाली इधर से ये अटैक करेगा हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के ऊपर, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज, तो फौरन ये बन जाएगा कार्बन एल्कीन बन जाएगी। तो ये जो होती है E1 स्टेप में जो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज एट द सेम टाइम हो रही होती है। E1 में क्या होता है 2 स्टेप होता है, सारों से पहले बॉन्ड की बेस आते हैं,
और पहले सालों से पहले वो लिविंग ग्रुप लीव कहा जाता है, जैसे ये, तो इसमें क्या होगा कि लिविंग ग्रुप लीव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया और क्लोरीन इधर से लेकर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इंटरमीडिएट बन जाएगा पहले, क्योंकि क्लोरीन जब लीव करेगा तो ये एक दरमियान में इंटरमीडिएट, पहले तो मेन मॉलिक्यूल ये था 1-डाइक्लोरो यानी इथाइल क्लोराइड, तो इसमें से पहले क्लोरीन लीव कर जाएगा, जब क्लोरीन लीव करेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। जब इंटरमीडिएट बनेगा तो फिर अब जो होगी ये बेस होगी, वो अब इस कार्बन हाइड्रोजन को टैग करेगी, तो ये वाला बॉन्ड जो टूट के वो इधर आ जाएगा, तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म हुए। तो इस वजह से E1 एलिमिनेशन वाला, और एलिमिनेशन क्यों करी जाती है, क्योंकि जारी बात है हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, पहले हाइड्रोजन था और अब नहीं है, हाइड्रोजन की एलिमिनेशन हुई है। और बीटा एलिमिनेशन क्यों करी जाती है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन निकला है इस वजह से, और उसकी मौजूदगी में फिर अल्कीन की प्रेजेंस हुई है। ऐसा ये वाला आप कन्वर्जन रिएक्शंस वगैरह में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से सवाल भी बन जा सकता है, कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू ईथीन, तो तब ये जारी बात है लिखना है। और वैसे तो E1 और E2 के हिसाब से तो आ ही सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड को भी अल्कीन में कन्वर्ट करने का ये मैकेनिज्म तरीका है। उसके बाद आगे आ जाता है E2 में पेरिप्लेनर होना क्यों जरूरी है। ये एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है कि E2 जो है, ये वाला जो रिएक्शन है E2 यानी सिंगल स्टेप वाला, इसमें पेरिप्लेनर होना जरूरी होती है। ये मैं आपको चीज को बात अब E1 तो एलिमिनेट कर देते हैं, फिलहाल E1 में रेज करता हूँ और E2 की बात करते हैं जो सिंगल स्टेप, इसमें पेरिप्लेनर होना क्यों जरूरी है। पेरिप्लेनर की वजह से, पेरिप्लेनर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब पेरिप्लेनर होती है तो उसमें पाई बॉन्ड, क्योंकि जल्दी बात पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड की ज्योमेट्री होनी होती है। अब इसमें भी एक होता है सिन पेरिप्लेनर, एक होता है एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर में भी इसको प्रेफरेंस दी जाती है। एक तो पेरिप्लेनर होना चाहिए यानी एक ही प्लेन में हो, पेरिप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हो। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब एक होती है एंटी पेरिप्लेनर और एक होती है सिन पेरिप्लेनर। सेम ये होती है जब जो लिविंग ग्रुप्स हैं दोनों, जैसे एक जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, यानी ये वाला क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एक ही साइड पे हो, जब ये एक ही साइड पे होगा तो इसे कहा जाता है पेरिप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में हो। पेरिप्लेनर इस वजह से कहा जाता है। जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये कार्बन और ये कार्बन है, और बाकी ये वाले जो कार्बन और कार्बन है ये वाले जो हैं, और ये जो आगे गए में ये वाला क्लोरीन, ये वाला है ब्लैक वाला, एक साइड वाला ब्लैक वाला क्लोरीन है और दूसरी साइड वाला ये वाला जो है ये हाइड्रोजन है, यानी ये वाला समझ। अब रेड मार्कर अगर हो तो और ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, ये वाला भी कार्बन है, ये वाले जो दोनों ब्लू है ये दोनों कार्बन है, और ये वाला जो आगे वाला ब्लैक है ये क्लोरीन है, और ये वाला जो रेड वाला मार्कर है आगे ये हाइड्रोजन, यानी ये एक ही प्लेन में, इसको कहा जाता है, यानी दोनों एक ही प्लेन के अंदर है। इसी तरीके से एक्स प्लेन के अंदर दोनों मौजूद हैं। इसी तरीके से इस तरह कर लें तो फिर भी बात वही है कि दोनों एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं, वाई प्लेन के अंदर सारे मौजूद हैं, एक ही प्लेन के अंदर। इसे कहा जाता है पेरिप्लेनर ज्योमेट्री, और इसे सिम पेरिप्लेनर से कहा जाता है क्योंकि अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन यानी जो जिसने लीव करना है और जो जिसकी एलिमिनेशन होनी है, ये हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन, क्योंकि वो दोनों ऊपर है इस वजह से सिम कहा जाता है उसे, जैसे आप लोगों ने सिन कहा जाता है। इसी तरीके से एंटी पेरिप्लेनर क्या है, हाइड्रोजन अगर ऊपर हो और ये जो क्लोरीन हो जिसने लीव करना है वो नीचे हो, इस तरह, यानी हाइड्रोजन तो अब ऊपर है, जैसे देखी जाए तो ये वाली ज्योमेट्री बन रही है, ये वाली, ये एंटी पेरिप्लेनर है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने जो लीव करना है, जिसकी एलिमिनेशन होनी है, ये हाइड्रोजन ऊपर है तो ये भी एक ही प्लेन के अंदर, दोनों इसी प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर आए हुए हैं, लेकिन ये है एंटी पेरिप्लेनर क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे और जिसने लीव करना है, जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन ये वाला, वो नीचे वाली साइड पे यानी अपोजिट साइड में, इस वजह से कहा जाता है इसे एंटी पेरिप्लेनर। और ये वाली जो ज्योमेट्री है प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि आसानी से अटैक आसानी से हो सकता है। अगर फर्ज करो इधर से ही दोनों हो तो फिर थोड़ा सा रिपल्जन वगैरह, स्टीरिक वगैरह रिपल्जन वगैरह तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो लेकिन इसमें तो कोई रिपल्जन वगैरह कोई नहीं, आसानी से अटैक होगा हाइड्रोजन के ऊपर, आसानी से इधर से क्लोरीन लीव करेगा, इससे इस वजह से एंटी पेरिप्लेनर को प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि sp3 से पहले ये sp3 से ये sp2 पे क्योंकि जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन ने जब 4 बॉन्ड बनाए होते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 आपने पढ़ा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें 1s और 3p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें p का कैरेक्टर होता है 75%, s का कैरेक्टर 25% होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जब कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, और जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये sp3 से sp2 में शिफ्ट हो रही है, तो क्योंकि sp2 फिर आपको पता है जिसमें एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, जिसमें s कैरेक्टर जो होता है वो तकरीबन अगर 100 के 3 हिस्से करो जिसमें 2 से p के बन जाते हैं और 1 से s का बन जाते हैं।
तो तकरीबन 66% बन जाते हैं, P% बन जाते हैं, और बाकी जो 23 जो परसेंट बच रहा है वो S तकरीबन बन जाता है। तो इस तरीके से sp2 ऑर्बिटल हो जाती है। ये क्योंकि sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो रही है, इस वजह से ये एंटी पेरिप्लेनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाई ऑर्बिटल ओवरलैप, क्योंकि जब sp3 से और sp2 में मूव कर रहा होगा तो दो काम होंगे, एक तो पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, डबल जनरेशन एट सेम ऑर्बिटल व्हेन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, क्योंकि डबल बॉन्ड जनरेट होगा सेम ऑर्बिटल्स के ऊपर, डबल बॉन्ड जनरेट होगा फिर। और व्हेन पैरेलल p ऑर्बिटल्स विद पेरिपेरिपेनल, व्हेन पैरेलल p ऑर्बिटल, अगर पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगी तो तब भी जारी बात है आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। अगर पैरेलल नहीं हो सकती तो वो जारी बात बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है अगर ये भी p है और ये भी p ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरीके से पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही होती है नीचे से और ऊपर से। अगर एक ऊपर वाली साइड पर इस तरीके से, अब तो पाई ऑर्बिटल तो बन ही नहीं सकता पाई ऑर्बिटल इन दोनों के आपस में दौरान, इस वजह से एंटी पेरिप्लेनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक ही प्लेन नहीं होगा, क्योंकि ये एक इस साइड पे अब एक ही प्लेन है दोनों का, तो ये आपस में बॉन्ड वगैरह बन सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो फिर तो इसका प्लेन और है, इसका प्लेन और है, तो फिर तो पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, और पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग होना तो मस्ट है। इस वजह से एंटी पेरिप्लेनर होना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पाई बॉन्ड व्हेन अब पैरेलल, अब इसमें दोबारा ज्योमेट्री आपको बता दूं कि सिन में क्या डिफरेंस और एंटी क्यों ज्यादा जरूरी है। सिन में और एंटी में दोबारा एक बार बता देता हूँ। सिन इधर छोटा छोटा सा लिख लेते हैं। सिन में हमने पढ़ा था एक क्लोरीन इधर और एक हाइड्रोजन इधर है, और हमने पहली में ये पढ़ा था हाइड्रोजन इस साइड पे या क्लोरीन इस साइड पे, या हाइड्रोजन इस साइड पे और क्लोरीन अपोजिट साइड पे। ये एंटी पेरिप्लेनर है, तो हमने कहा था ये एंटी पेरिप्लेनर को हम इस वाले एंटी पेरिप्लेनर को हम प्रेफरेंस दी जाती है। अब इसकी मैं बताता हूँ रीजन के कि पाई, अब जब पाई बॉन्डिंग असल में मसला ये है कि पाई बॉन्डिंग हो रही होती है ओवरलैपिंग की वजह से। ये इसके साथ हो गया X ऊपर हो गया और इधर हाइड्रोजन और इस साइड पे भी हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड थोड़ा इस साइड पे होता है इस तरह। तो अब ये वाली क्या है, ये वाली सेम पेरिप्लेनर है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन है वो भी अपोजिट साइड पे और सेम साइड पे, और जो लिविंग ग्रुप है वो भी सेम साइड पे होगा। क्या कि अब जब एक्स के ऊपर जरी बात है, ये लिविंग ग्रुप है, इसके पास तीन नॉन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो बेस, तो ये अगर इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस वगैरह ड्रॉ की जाए, तो अगर इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये वाला फ्रंट कार्बन अगर कह दें, ये वाला कार्बन, तो ये वाला इस तरीके से हाइड्रोजन ऊपर आया होगा, ये हाइड्रोजन, और ये वाला अगर रेयर कार्बन, जैसे हम न्यूमैन इस लास्ट पिछले लेक्चर में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हमने डिस्कस की थी तो हमने इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखी थी। तो ये वाला फ्रंट कार्बन होता है, इसे आगे रखना है इस तरीके से, ये वाला फ्रंट कार्बन है। अब ये वाला रेयर कार्बन इसे पीछे रखेंगे तो एक्स इसी के पीछे आ रहा होगा इस तरीके से एक्स, और हाइड्रोजन इस तरीके से, ये इक्लिप्स टाइप कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो उसमें जरूरी बात है ये तो अनस्टेबल होती है, होती भी अनस्टेबल है। उसके बाद एक और चीज भी है कि इसमें स्टेरिक रिपल्जन वगैरह, टॉर्जनल स्ट्रेन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, आपस में रिपेल कर रही होंगी, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे आएंगे, तो बेस आकर अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी वो होती है। उसके बाद जबकि एंटी पेरिप्लेनर की बात की जाए तो आप अटैक में कोई मसला नहीं है। एंटी पेरिप्लेनर में एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक क्लोरीन इस साइड पे, तो आसानी से बेस आएगी, वो इधर से इधर हाइड्रोजन को अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड इधर से आएगा और इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो इसमें एंटी पेरिप्लेनर में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जो आसानी से ऐसी हो सकता है। क्योंकि अगर इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह ड्रॉ की जाए तो रिपल्जन का कोई चांस नहीं है। ये वाली मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर फ्रंट कार्बन इस तरह ड्रॉ की जाए और इसकी क्लोरीन ड्रॉ की जाए तो जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड पे होगा, तो इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन इस जगह पर नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से कोई इतना डिफरेंस है नहीं। न्यूमैन प्रोजेक्शन इसकी डाल दी, क्लोरीन का हाइड्रोजन से दूर डाइहाइड्रल एंगल का बहुत ज्यादा फासला है, तो इस वजह से वो दूर है, तो इस वजह से टेंशन नहीं है उसकी क्लोरीन के निकलने की वजह से। इस वजह से एंटी पेरिप्लेनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी ये स्टेबल होता है ज्यादा। तो ट्रांजिशन मैक्सिमम। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। दो एक कॉन्सेप्ट होता है सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अब एक और चीज होती है जेड रूल होता है। जेड रूल वगैरह वो जो आप लोगों ने पढ़ा, जैसे मार्कोनी रूल वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं। एक मार्कोनी रूल वो कहता है कि जब हमने अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करनी हो अल्कीन की, तो हाइड्रोजन उस जगह पर जाकर जोड़ेगा ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। इसी तरीके से
एक अल्कीन है फर्ज करें, इसकी हमने हाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। इस साइड पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस साइड पे एक क्लोरीन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन। अब हमने एक हाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। मार्कोनी का जरूर कहते हैं हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जिधर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। इधर है एक हाइड्रोजन, इधर जुड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर मिथाइल ग्रुप और एक्स है वो इस जगह पर जाके जुड़ेगा मार्कोनी का रूल के मुताबिक। ये होता है मार्कोनी का रूल। इसी तरीके से मुख्तलिफ जेड सेप रूल होते हैं। जेड सेप रूल के मुताबिक जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से निकलेगा, यानी जिधर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जिधर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन होंगे उस साइड पे। जैसे इधर हमने पढ़ा हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जिधर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और हाइड्रोजन उस जगह पर जाएगा। इसी तरीके से जेड सेप रूल कहता है कि हाइड्रोजन सेट सेप रूल एक होता है या एक जेड सेप रूल होता है। तो बहरहाल हाइड्रोजन उस जगह से निकलेगा जिधर ऑलरेडी ज्यादा कम हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन उस जगह से ही निकलेगा जिधर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन होंगे। अब इधर जेड सेप रूल भी एक और भी चीज है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा जुड़े उसे जेड सेप रूल कहा जाता है। जिधर एस ये ज्यादा समझने का आसान तरीका है कि जेड सेप रूल में भी एस आर है और सब्स्टिट्यूटेड में भी एस आर है, यानी ये कहता है कि सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बननी चाहिए, यानी जिस साइड पे दोनों के सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो अब जेड सेप रूल के अंदर भी एस आर है, सब्स्टिट्यूटेड में भी एस आर है। याद रखने के लिए ये आसान तरीके कि दोनों में एस आर है। तो ये जेड सेप रूल की वो कहता है कि वो वाली यकीन बनेगी जिधर सब्स्टिट्यूट जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। एक हाफ मैन भी होती है। हाफ मैन जो होती है वो कहता है कि हाफ मैन प्रोडक्ट वो कहता है कि जिधर हाफ मैन के मुताबिक होती है जिधर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बननी चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। वो क्या ये कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बननी चाहिए। इसी तरीके से if the living group is bad more electron withdrawing than half man product group। अच्छा ये बात जो हाफ मैन प्रोडक्ट होगा ये कब बनता है? ये वाला तब बनता है जब जेड सेप रूल तब बनता है जब मोर सब्स्टिट्यूट जैसे क्लोरीन रेडिकल वाले केस में, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले केस में ये वाला जेड सेप रूल वगैरह बनते हैं, जेड सेप अप्लाई होता है। जो हाफ मैन होता है वो कहते हैं कि लिविंग ग्रुप अगर इज बैड हो, लिविंग ग्रुप बैड हो और मोर इलेक्ट्रॉन विद हो और मोर इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन का केस देख लीजिए, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है कि बैड लिविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा डेंसिटी खींच रहा है, तो इससे फिर हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो ये वाली चीज आपको पता चाहिए कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, हाफ मैन की निशानी ध्यान रखना, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और लिविंग ग्रुप। इसकी कंडीशन क्या है? लिविंग ग्रुप बैड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप होना चाहिए। अच्छा नाइट्रोजन बेस रेडिकल और ऑक्सीजन बेस। अब मैं एक और एक टेबल से बनाता हूँ जिसमें हम ये लिखते हैं कि कार्बन बेस रेडिकल कौन सा है, ऑक्सीजन बेस रेडिकल कौन सा है, नाइट्रोजन बेस जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कार्बन बेस रेडिकल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बना देता हूँ। जैसे एक इसमें कार्बन बेस रेडिकल में हमने पढ़ा था, इसको कहा जाता है कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन भी बोला जाता है और कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है, कार्बोनियम आयन। इसी तरीके से कार्बन ने जब नेगेटिव बॉन्ड बनाया और 3 बॉन्ड से कार्बेन आयन कहते हैं, कार्ब एन आयन, एन आयन जब बात है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के साथ जब 3 बॉन्ड और एक अनवेल इलेक्ट्रॉन से फ्री रेडिकल कहते हैं, कार्बन मिथाइल रेडिकल है, फ्री रेडिकल। इसी तरीके से कार्बन के पास जब 2 लोन पेयर हो और उसने 2 बॉन्ड बनाए उसे कार्बीन कहते हैं, कार्बीन। जब कार्बन के पास 1 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन साथ जुड़े हैं, 1 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन, बाकी ये अंडरस्टूड है, सारी बात है कि कार्बन की। हाँ ये वाली मैंने चीज दोबारा एक पहले गलत बताया थी, मैंने कहा था कार्बन के पास 2 लोन पेयर है और उसने 2 बॉन्ड बनाए, वो वाला गलत है क्योंकि वो वाली मेरे से मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि कार्बन ने कार्बीन उसको कहते हैं जब कार्बन के पास 1 लोन पेयर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसके आखिरी शेल में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिनमें से 2 अनपेयर तो ये वाले हो गए और 2 अनपेयर ये वाले थे। लेकिन बाद में इधर से गुजरी बात है, बॉन्ड जुड़े हुए, कुछ डाइक्लोरोकार्बीन होगा तो उधर भी क्लोरीन और क्लोरीन होगा, अगर डाई मिथाइल क्लोरोकार्बीन होगा तो उधर भी मिथाइल और उधर भी मिथाइल होगा, अगर मिथाइल क्लोरोकार्बीन होगा, क्लोरोमिथाइल कार्बीन, तो उधर भी एक क्लोरीन और एक साइड में मिथाइल क्लोरीन। तो कार्बन के पास कार्बीन में 1 ही लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड उसने बनाए होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, तो इसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है। बहरहाल इसी तरीके से इसे कार्बीन कहते हैं। अब नाइट्रीन की बात कीजिए, जैसे ये कार्बीन है, जब कार्बन के ऊपर 1 लोन पेयर, इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास भी आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया हो तो उसके पास 1 लोन पेयर पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है नाइट्रीन बोला जाता है। इसी तरीके से नाइट्रीनियम आयन, जैसे इधर हमने पढ़ा था कि कार्बोनियम आयन, कार्बन के ऊपर जब
प्लस का चार्ज हो तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर जब प्लस का चार्ज हो और नाइट्रोजन ने अपने से कम बॉन्ड बनाए, क्योंकि वैसे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाती है 3 बॉन्ड बनाती है, लेकिन जैसे नाइट्रोजन ने तो 2 बॉन्ड बनाए होते हैं, जब अपने से कम बॉन्ड बनाते हैं तो उसे नाइट्रीनियम आयन कहते हैं, नाइट्रीनियम आयन। जैसे इधर हमने पढ़ा कार्बोनियम आयन। इसी तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है 2, लेकिन जब ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया होता है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज, जैसे ऑक्सीनियम आयन। बिल्कुल याद रखने का आसान तरीका है। इनियम जब अपने जितने बॉन्ड बनाते हैं उससे एक जब कम बनाया होगा तो उनके साथ इनियम आयन लगता है, ENIUM। इधर भी इनियम आयन, नाइट्रीनियम आयन, ऑक्सीनियम आयन। इसी तरीके से जब अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाया हो, जैसे ये वाला है कार्बन ने, फर्ज करें अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो उसे कहा जाता है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम। इसी तरीके से नाइट्रोजन जब अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाया होता है, 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, तो सब क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन या अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ONIUM लगते हैं, अमोनियम आयन, नाइट्रोजन में। इस तरीके से ऑक्सीजन ने जब अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाए होते हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है 2, जब इसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, तो अब वैलेंसी एक्सीड कर जाती है तो ओनियम आयन लगता है, ONIUM। और इससे इधर भी ऑक्सोनियम आयन। इसी तरीके से और भी है ऑक्सीनियम आयन, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्साइल रेडिकल जब R हो तो इसे ऑक्साइल रेडिकल कहा जाता है, ऑक्साइल रेडिकल। सिंपल वैसे R हो तो आपको पता है उसे अल्कोक्सी कहते हैं। इसी तरीके से अल्कोक्साइड R के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज हो तो उसे, जैसे कि इस केस में कार्बन आयन के R ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड। तो ये 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जब 2 लोन पेयर उसने कोई बॉन्ड ना बनाया ऑक्सीजन के वजह से ये, तो उसे ऑक्सीन कहते हैं, इसको ऑक्सीन कहते हैं। ये ऑक्सीजन के रेडिकल हो गए। नाइट्रोजन के भी मैंने आपको बता दिया, नाइट्रीन हो गया, नाइट्रीनियम आयन। जब इनियम आयन ये वाला नाइट्रीनियम आयन प्लस बॉन्ड और अमानाइल, नाइट्रोजन के रेडिकल को कहा जाता है अमानाइल रेडिकल, अमानाइल रेडिकल। ये वाले जो है ये सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं, नाइट्रोजन बेस। और अमाइड आयन जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज हो और उसने 2 बॉन्ड बनाए, क्योंकि वैसे नाइट्रोजन इसमें भी इसने कम बॉन्ड बनाए हैं। इधर देखा जाए तो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन में एक और बात भी है कि इन्होंने अपने से एक बॉन्ड कम बनाए हैं। जैसे कि नाइट्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, इधर कम है, एक कम है। इधर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक कम है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, इधर कम है। और एनाइंस के केस में भी यही है, जब कार्बन का एनाइन है तो वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इधर 3 बॉन्ड बने हैं। नाइट्रोजन वैसे 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इस केस में 3 बॉन्ड में अमाइड, इसे अमाइड एनाइन कहते हैं। नाइट्रोजन के रेडिकल को अमाइड एनाइन। और इसी तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं 2, लेकिन जब इसका ऑक्सीजन का एनाइन है उसने भी अपने से 1 बॉन्ड कम बनाया, वैसे 2 बनाते हैं, इधर 1। ये चीजें याद रखने के लिए आसान है। उसके बाद इधर देखा जाए तो वैसे कार्बीन के केस में उसने 2 बॉन्ड कम बनाए होते हैं। जैसे इधर मैंने बताया इन दोनों केस में एक बॉन्ड लेस है, 1 बॉन्ड लेस है सारों में। इसमें देखा जाए तो ये जितने बॉन्ड बनाते हैं उनमें से इसमें तो 1 बॉन्ड कम ही बनाए, इसमें देखा जाए तो 2 बॉन्ड कम ही बनाए में और अमाइड रेडिकल में, और इसमें देखा जाए तो 1 बॉन्ड कम बनाया है। तो मेरे ख्याल से इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे भी सही नहीं पता। अब नाइट्रीन के पढ़ लेते हैं। ये इसके केस में, नाइट्रीन के केस में 2 बॉन्ड कम होंगे इधर, क्योंकि देखा जाए तो इसके केस में ये वाला जो केस है इसमें 2 बॉन्ड कम है, एक अमाइड रेडिकल। तो इस केस में क्योंकि कार्बीन के केस में कितने तो बॉन्ड वैसे कार्बन 4 बॉन्ड आते हैं, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड कम है कार्बीन के केस में। तो इसमें भी यही है, नाइट्रीन और ऑक्सीजन के केस में भी नाइट्रोजन बॉन्ड वैसे 3 बनाते हैं, लेकिन इस केस में इसने 2 बॉन्ड कम बनाए हैं नाइट्रीन के केस में। ऑक्सीजन के केस में भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें दोनों बॉन्ड कम बनाए, 2 बॉन्ड ही बनाए, बॉन्ड ही नहीं बनाए, तो ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन एनाइन में 1 बॉन्ड कम होते हैं, और इसमें ये जो कार्बीन वगैरह होते हैं इसमें 2 बॉन्ड कम होते हैं, इन के जो केस में लग जाते हैं। अब आगे जो अमोनियम वगैरह आयन है इसमें 1 बॉन्ड ज्यादा होता है, 1 बॉन्ड मोर होता है, 1 बॉन्ड फालतू होता है। जबकि फ्री रेडिकल के केस देखा जाए तो इसका यही मतलब होता है कि फ्री रेडिकल में अब कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से उसने 3 बॉन्ड बना दिए, तो 1 बॉन्ड इसके में भी देखा जाए तो 1 बॉन्ड ही कम है, 1 बॉन्ड लेस है। इधर भी देखा जाए तो ऑक्सीजन वैसे बॉन्ड बनाता है 2, लेकिन इसने 1 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड कम है। जहां तक बात है अमाइड रेडिकल की, तो इसको भी होना चाहिए था कि इसके 1 बॉन्ड ही कम होना चाहिए, इधर एक और भी 2 होना चाहिए, क्योंकि तब भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बचते हैं अमाइड रेडिकल के केस में। तो तब भी जल्दी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है वैसे, क्योंकि इसके आखिरी सेल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि 5वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब है कि इसने 3 वैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो क्योंकि जब नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी अगर ड्रॉ करें तो 1 2 3, जिसमें से एक से तो इसने एक बॉन्ड बना दिया, तो इधर भी एक बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके ये रेडिकल के तौर पर एग्जिस्ट करता है, यानी नाइट्रोजन के साथ 2 ही होने चाहिए। फिर ये वाला आपको समझ आ गई होगी, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। कार्बन बेस्ड इंटरमीडिएट्स हैं, ये नाइट्रोजन बेस्ड इंटरमीडिएट्स हैं, ये ऑक्सीजन बेस्ड इंटरमीडिएट्स हैं सारे के सारे। अब आगे बढ़ते हैं कि आई आर मैंने आपको बता चुका, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं, यूवी से हम कंजुगेशन वगैरह, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस वगैरह देख सकते हैं। और जो कंप्लीट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है कि जो एवरी सम आर लिक्विड सिंगल क्रिस्टलोग्राफी ना रखते हैं, वो नहीं होता। अच्छा, जिसमें वो क्रिस्टलोग्राफी सिंगल क्रिस्टल वगैरह बन जाए, तो सिर्फ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो जरूरी बात है, नाम से ही पता चल रहा है क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें सिंगल क्रिस्टल वगैरह बनने सिर्फ उनको उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जिसमें क्रिस्टल वगैरह ना बन रहे हो, क्योंकि आपको पता है कुछ लिक्विड होते हैं, सारे के सारे क्रिस्टल नहीं होते, क्योंकि सॉलिड की टाइप होती है, 2 टाइप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक अमorphous सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होती है जैसे, और उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि NaCl का 801 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जैक्ट 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तब जाकर वो मेल्ट करेगा। और जो अमorphous होते हैं उनकी सरफेस रफ होती है, उनमें ग्लास और प्लास्टिक अमorphous सॉलिड्स एग्जांपल्स में आ जाती हैं। और फिर जब उन्हें हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट फौरन उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता कि फौरन ही मेल्ट कर, जब आस्ता आस्ता मेल्ट करते हैं, अब आस्ता आस्ता अपनी हार्डनेस वगैरह को लूज करते हैं, तो वो अमorphous वगैरह के अंदर आ जाते हैं। तो आपको पता है कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड, कुछ गैसेस। तो ये क्रिस्टलोग्राफी तो सिर्फ क्रिस्टल्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो बाकी NMR होती है, ये सारों से बेस्ट होती है। बाकी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, ESR जिसे कहा जाता है, ये फ्री रेडिकल्स वगैरह की भी डिटेक्शन कर सकती है। शो स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट। तो बट ये स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन वगैरह के भी काम आती है स्पेक्ट्रोस्कोपीज वगैरह, बट नॉट आइसोलेट नॉट शॉर्ट लेस देन सेकंड, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट्स वगैरह होते हैं ये बहुत कम टाइम्स के लिए होते हैं, इसमें समय से आइसोलेट वगैरह नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। और लेकिन इनकी हाफ लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे आपको पता है हाफ लाइफ जो होती है, अगर फर्स्ट किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ अगर 10 आवर्स है, तो इसका मतलब है आधे 10 घंटे गुजरने के बाद उसकी मकदार जो होगी वो आधी हो जाएगी, फिर 10 घंटे गुजरने के बाद उसकी मकदार आधी हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट करें किसी की हाफ लाइफ 1 सेकंड है, तो बात इंटरमीडिएट की हाफ लाइफ सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर होती है। तो फिर ये क्या किया जाता है कि हाफ लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। वो इस तरीके से 2 काम करके, एक बजाय तो ट्रैपिंग बंदा कर ले, इसका एक तरीका ट्रैप कर ले। तो जैसे कि बेंजीन की ट्रैपिंग बहुत ज्यादा मशहूर है, वो हम इधर डिस्कस करते हैं। बेंजीन ट्रैपिंग के मदद से इंटरमीडिएट्स वगैरह को स्टडी कर सकते हैं, आइसोलेट वगैरह करके, यानी आइसोलेट तो खैर नहीं किया जा सकता, स्टडी कर सकते हैं ट्रैप करके। और दूसरी तरीका ये है कि उनकी हाफ लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करके, तो बायोकेमिकल ट्रैपिंग। अब एक बेंजीन है, बेंजाइन जिसे कहा जाता है, एरोमेटिक बेंजाइन, न्यूक्लियोफिलिक बट मेजॉरिटी इलेक्ट्रोफिलिक। आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो बेंजीन वगैरह होते हैं वो सारी बात है, क्योंकि उनके पास एक कंजुगेशन होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड बेंजीन वगैरह जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह देते हैं। क्योंकि जो अर्थोपैरा बेंजीन के जो जब कुछ ग्रुप्स होते हैं, अर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं, कुछ मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप है जब वो किसी बेंजीन के साथ लगा हुआ होता है, तो क्योंकि जो वो विदड्रॉ कर लेते हैं, तो प्लस जो चार्ज है वो, क्योंकि वो आ रहे हैं, प्लस का जो चार्ज है वो अर्थोपैरा पोजीशन पर आ रहा होता है। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप बेंजीन के साथ लगा होता है तो वो मेटल डायरेक्टिंग पोजीशन के ऊपर अलग ग्रुप जो भी आके लगना होता है वो मेटल डायरेक्टिंग पोजीशन पे आके लगता है, क्योंकि प्लस के ऊपर प्लस जो चार्ज है वो अर्थोपैरल पोजीशन पर आए होते हैं। तो सारी बात ऐसे तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पहले ही प्लस का चार्ज है वो प्लस पोजीशन के ऊपर जाए, क्योंकि इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वगैरह लगे होते हैं बेंजीन के ऊपर वो अर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो अर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इस वजह से होते हैं जब उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह डाल दिए जाए तो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अर्थोपैरा पोजीशन पर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अर्थोपैरा पर आके लग जाते हैं। इस वजह से वो अर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं।
जो बेंजीन के ऊपर आगे। इसी वजह से क्लोरीन जो है वो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो है तो इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप, लेकिन फिर भी वो उसे मेटल डायरेक्टो ग्रुप होना चाहिए, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टो ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना लोन पेयर यूटिलाइज कर लेता है रेजोनेंस में, तो फिर इस वजह से फिर नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी एलिमेंट अगला जो फर्दर ग्रुप है वो आसानी से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाते हैं। तो ये तो बाकी इंटरमीडिएट्स की बात हो रही थी, और बेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह की बात हो रही थी। अब SN1 रिएक्शन भी होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। SN1 रिएक्शन होता है जो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा SN2 रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता तो ये SN2 बायोमॉलिक्यूलर है, क्योंकि नाम से पता चला SN2 बायोमॉलिक्यूल, लेकिन ये सिंगल स्टेप होता है, एक रिएक्शन स्टेप के अंदर हो जाता है। और आपको पता है जो SN1 होता है उसमें 50% रिटेंशन होती है, फिर 50% इन्वर्जन होती है, जबकि SN2 में 100% इन्वर्जन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो बेंजीन वगैरह होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादातर देते हैं, क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आकार होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके पास होते हैं। तो ये डिस्कस कर देते हैं रिटेंशन। और ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इधर फर्ज करते एक इधर ग्रुप लगा है, इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इधर आके एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और ये एज अ क्लोरीन निकल जाएगा। तो नॉट गिव SN1 रिएक्शन, लीविंग ग्रुप एंड कार्बन SN2 रिएक्शन नॉट ब्रेकेज ड्यू टू बैक डोनेशन। अच्छा, ये वाले केस में जो होता है ये SN1 रिएक्शन बाज़ का नहीं देता, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2। ये जो होता है SN1 रिएक्शन नहीं देता, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज लिविंग ग्रुप लीव एंड कार्बन, क्योंकि SN1 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। 2 स्टेप में पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, फिर उसके बाद और कार्बन का लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसके बाद आगे अटैचिंग होती है, अटैचमेंट होती है। और इसमें नॉट ब्रेक, लेकिन जब देखा जाए कि इसमें तो ब्रेकेज पॉसिबल ही नहीं है। इसमें ब्रेक ये SN1 तब हो सकता है जब ब्रेकेज वगैरह हो सकती है, क्योंकि उसमें बॉन्ड वगैरह टूट रहे हैं। जैसे SN1 में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बॉन्ड नॉट बॉन्ड ब्रेकेज होती नहीं है ड्यू टू बैक डोनेशन, क्योंकि बैक डोनेशन की वजह से फिर वो मजबूती से पकड़ा रखता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होते हैं, ज्यादा लोन पेयर आसानी से बैक डोनेशन कर सकते हैं। बैक डोनेशन की वजह से बॉन्ड ब्रेकेज वगैरह नहीं होती। जबकि SN2 के केस में वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो बैक साइड ऑफ द फ्री प्लेनर, बैक साइड फ्री होती है, प्लेनर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका एक रीजन ये है कि SN2 रिएक्शन इस वजह से देता है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन वगैरह जो होते हैं सिंगल स्टेप SN2 इस वजह से बोल रहे हैं। और एक और चीज, कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक नॉट इजीली, जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो नॉट ब्रेक इजीली, आसानी से टूटता नहीं है, नॉट ब्रेक। वो इसी वजह से, क्योंकि डोनेशन की वजह से, बैक डोनेशन नॉट सिस्टम प्लस चार्ज नॉट पॉसिबली, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बैक डोनेशन वगैरह के रीजन की वजह से। SN2 में क्या होता है, एक साइड बिल्कुल सिंगल, क्योंकि इसमें तो होती ही है कि आसानी से वो हो सकती है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और जो लिविंग ग्रुप होता है वो दूसरी साइड पे होता है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो दूसरी साइड पे होता है, क्योंकि 100% इन्वर्जन होती है। तो इसमें एक साइड फ्री होती है, प्लेनर होती है, देखा जाए तो इसकी प्लेनर, अगर उसे खोल कर लिखें तो ये प्लेनर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रेन समटाइम्स लीव और अटैक पॉसिबल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्लेनर वगैरह इस तरीके से इसके होते हैं कि आसानी से SN2 रिएक्शन हो सकती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन, क्योंकि एक साइड पूरी की पूरी फ्री होती है। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जब ये होता है न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बनाना होता है, जैसे हाइड्रोजन का टूट होता है, SN2 रिएक्शन में ये होता है, एक साइड अभी पूरी पूरी फ्री है, बट नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिर एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाते हैं, एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन आ जाते हैं। ये दो हम अभी पढ़ लेते हैं, एक एडिशन एलिमिनेशन और एक एलिमिनेशन एडिशन। ये क्या होता है, एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन, और एक होता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ये किसके अंदर आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर SN रिएक्शंस वगैरह के अंदर आते हैं। SN1 और SN2 तो आपने अल्काइल लाइट्स के केस में पढ़ा होगा, वो तो आसान है, ये भी आसान है। एडिशन एलिमिनेशन,
इसमें पहले क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन एलिमिनेशन में पहले एडिशन होती है उसके बाद एलिमिनेशन होती है, जबकि एलिमिनेशन एडिशन में पहले एलिमिनेशन होती है, पहले कोई चीज निकलती है उसके बाद जाके ऐड होती है। अब ये दोनों केस पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन एडिशन में जो वाला एलिमिनेशन एडिशन, इसमें जो होता है ये बेंजाइन बनते हैं, बेंजाइन एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन में ये फर्क है कि इधर बेंजीन है कोई चीज, और फिर क्या होता है इधर हमारे पास अगर कोई चीज मौजूद है तो पहले एलिमिनेट हो जाएगी, वो एलिमिनेट होने की वजह से जब एलिमिनेट होगी तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो फिर इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये बेंजाइन बन जाएगी। ये एलिमिनेशन एडिशन में केस में होती है। लेकिन जब एडिशन एलिमिनेशन होती है, चलिए इसका मतलब पहले एडिशन हो रही है उसके बाद एलिमिनेशन होती है, इधर तो पहले कोई चीज एलिमिनेट हुई है तो तब बेंजाइन ये इंटरमीडिएट है, इसे भी इंटरमीडिएट कहते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शंस के दौरान में बनते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन वगैरह भी देते हैं। तो सारी बात है, आपने डाइईन और डाइनोफाइल वगैरह पढ़े होंगे, ये अब इसके साथ अगर कोई डाइईन आके जुड़ जाए तो फर्ज करें, मैं ये एग्जांपल लिख देता हूँ, ये एक डाइईन आके जुड़ गई है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो इस तरीके से ये आपस में जब डाइईन इसके साथ भी जुड़ती है तो ये एक डाइईन के साथ जुड़ने के बाद इस तरीके से जब डाइईन के साथ जुड़ती है तो ये टैपमेंट हो जाती है, ये इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं ये, तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन वगैरह भी दे देते हैं, क्योंकि ये वाले दो टोटल 4 कार्बन है, देखा जाए तो 4 कार्बन, एक ये कार्बन एक फिर इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाते हैं ये वाले बॉन्ड। तो ये आपको समझ आ गई होगी, ये वाला बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट हुआ है, देखा जाए तो ये अगर ऊपर शिफ्ट हुआ है और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इस जगह पर शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई है, तो एक 4 मेंबरिंग एक और नई जनरेट होगी। ये बेंजाइन के और रिएक्शंस वगैरह होते हैं। तो एडिशन एलिमिनेशन अब हम डिस्कस करते हैं। एडिशन एलिमिनेशन में ये क्या होता है, पहले एडिशन होती है, यानी ये एक बेंजीन है, इसके साथ एक कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जब आकर अटैक करेगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो ये वाला बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एडिशन हुई है, पहले कोई चीज निकली नहीं है, इस वजह से एडिशन एलिमिनेशन बोला जाता है। और क्योंकि पहले कोई चीज ऐड हुई है, कोई चीज निकली नहीं है, उसमें तो पहले कोई चीज निकली है तब क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर वो इधर है तो आगे फिर वो मूव कर गए, तो ये अब इधर एक्स एज इट इज रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा। अब ये होता है कि इसके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, अगर रेजोनेंस आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, डीलेगलाइजेशन, और ये आगे ये वाला बॉन्ड टूट नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा, इधर डबल बॉन्ड और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर एक्स है और इस साइड में न्यूक्लियोफाइल, फिर ये वाला बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा और इधर एक्स और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, फिर ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा और जो लिविंग ग्रुप है अब जाकर वो लीव करेगा, जब लीव करेगा तो फिर बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल अटैच तो ऑलरेडी हुआ था, लेकिन सिर्फ वो निकल गया अब क्योंकि इधर पहले एडिशन हुई है, किसकी एडिशन हुई है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुए, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुए पहले और एलिमिनेट जो लिविंग ग्रुप है वो बाद में एलिमिनेट हुए, इस वजह से इसे कहा जाता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ज्यादातर बेंजीन वगैरह होते हैं यही वगैरह रिएक्शन दे होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, फिर 1 न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और उसके बाद आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुए उसके बाद लिविंग ग्रुप ने लीव किया। तो रेजोनेंस मैंने आपको बता दिया, बेटर लिविंग ग्रुप एक्स इज नॉट बेंजाइन, नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा, मैं आपको ऑर्थोपैरा वगैरह की पोजीशन वगैरह बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये अगर इंटरमीडिएट वगैरह जब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ की जाए, तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स हैं ये वाले सारे, क्योंकि कार्बन 9 देखा जाए तो कार्बन को नेगेटिव चार्ज, तो इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ की जाए तो इस तरीके से ये बनती है, क्योंकि ये ऊपर वाली ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी और ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट, और ये वाली जो चीज होगी, ये वाली जो चीज बनी ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगी, ये इसकी क्या शेप होगी, इसकी ये शेप होगी, ये वाली जो बनी हुई है, ये वाली जो चीज है ये वाली न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, और इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, कार्बन के ऊपर इधर नेगेटिव चार्ज लिख लेते हैं, और ये इंटरमीडिएट है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है। ये कार्बन यानी एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बाकी एक कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल एक्स वगैरह जुड़े हैं। अब ये कार्बन नेगेटिव चार्ज इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, बात तो एक ही है।
बीच में काम तो एक ही हो रहा है, इधर ड्रॉ कर देते हैं नेगेटिव चार्ज और ये। तो अब ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है, ये मोर डीलोकलाइज है, देखा जाए तो ये इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल, वेल मोर डी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज। अच्छा, ये जितना ज्यादा नीचे होगा इसका मतलब है उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये अगर जितना ज्यादा नीचे है उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और जितना ज्यादा ऊपर है उतना कम स्टेबल होगा, क्योंकि हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बात की है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एनर्जी तो बढ़ी होती है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये वेल जो है, वेल जो है, जितना नीचे होगा, ये समझ लो, जितना नीचे होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और ऊपर वाली जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल है। तो उसके बाद अब जो है न्यूक्लियोफाइल फ्लैक्स फर्दर डीलोकलाइजेशन आउटसाइड द रिंग्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर। अच्छा, एक और चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स लगे हों अर्थ और पैरा पोजीशन पर, तो फिर क्या होगा कि स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा मजीद बढ़ जाएगी इसकी, यानी जो और ज्यादा नीचे चलेगा। उसकी क्या वजह है कि फर्ज करें ये चीज आप मैं रेज करने लगूँ, एडिशन एनिमेशन आपको समझा गई कि जितना ज्यादा अगर आर्थो पैरा पोजीशंस पर, अभी हमने बात की कि आर्थो पैरा पोजीशंस किन पर आ रही थी, आर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अभी हमने डिस्कस किया। इसी वजह से अगर देखा जाए तो अगर आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप हो तो स्टेबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। वो किस तरह, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो बेंजीन भी इसी वजह से स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइपर उसकी कॉन्जुगेशन की वजह से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की वजह से उसकी कॉन्जुगेशन बढ़ जाती है, रेजोनेंस वगैरह डीलोकलाइजेशन की वजह से तो स्टेबलाइजेशन वगैरह बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इसके साथ एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। अगर इधर एक नेगेटिव चार्ज ये हो, इधर एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हो, जैसे नाइट्रोजन के साथ इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इधर प्लस, ये एक नाइट्रो ग्रुप है। अब हमने ये बात पढ़ी है कि नेगेटिव चार्ज है वो तो इस साइड पे आर्थो पैरा पोजीशन पर आ रहे थे, ठीक है, और इधर भी एक नाइट्रो ग्रुप और नेगेटिव चार्ज हमने भी बात की है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़े थे। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास आर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहे थे, तो अर्थ और पैरा पोजीशन पर आ रहे थे, तो इधर तो मजीद स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो सिर्फ कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने थे, अब तीन फालतू बने, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ये मजीद रेजोनेंस हो जाएगी। तो इसी तरीके से इधर से भी यही हाल होगा, इस साइड का नाइट्रो ग्रुप से भी यही हाल होगा। नाइट्रो ग्रुप के दो क्योंकि और मजीद होते हैं, इसकी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर डाल की जाए एक और, तो इधर भी नाइट्रो ग्रुप है, इधर भी नाइट्रो ग्रुप है, इधर एक्स है और इस साइड पे न्यूक्लियोफाइल है, इधर डबल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर इस साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर तो प्लस ही रहेगा और इस साइड पे ऑक्सीजन के नेगेटिव, फिर ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, या हो सकता है ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आए और फिर ये वाला चीज ये इधर आके वापस है। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ग्रुप है और इसके साथ रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस में वो आउटसाइड द रिंग रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी, इधर भी रेजोनेंस, इस साइड भी आउटसाइड, तो मजीद स्टेबलाइजिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन मजीद बढ़ जाएगी। तो इसका डेवलप और नीचे आएगा और इसे आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा दें फिर उससे आइसोलेशन आसान हो सकती है। एक तरीका ये है। बल्क एडिशन एलिमिनेशन मैंने आपको बता दिए, आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप जो होते हैं वो फिर एडिशन एलिमिनेशन वगैरह और डाल देते हैं। बट इफ, लेकिन अब हम बात करते हैं ये ऊपर वाले की, ये वाला केस खत्म हो गया जो हमने एडिशन एलिमिनेशन पढ़ी है। तो एडिशन एलिमिनेशन की केस अब खत्म हो गया। अब एलिमिनेशन एडिशन, जिसमें हमने पढ़ा कि पहले कोई चीज आके निकलती है उसके बाद ऐड होती है, तो वो बेंजाइन का केस है। बेंजाइन में ये होता है कि अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो कि फ्लोरीन वगैरह हो गया, तो फिर क्या होते हैं NaNH2। अब इधर अगर फ्लोरीन लगा हो कोई ऐसा ग्रुप, ये मैं आपको भी समझाने लगा हूँ, ये अगर इधर फ्लोरीन लगा हो, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बेंजाइन वगैरह जिसमें एलिमिनेशन एडिशन, इधर फ्लोरीन लगा हो, आपको पता है इधर अंडरस्टूड है कि इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में सामने आते हैं, तो उसके पास तीन नॉन पेयर भी मौजूद है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये वाली अल्फा हाइड्रोजन तो मानी नहीं, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एक है और बीटा हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि पीछे से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में अगर फ्लोरीन इधर डायरेक्ट लगा हुआ है तो सारा ज्यादा डेफिशिएंसी इस
ये वाला मोस्ट एसिडिक होंगे, ये वाले हाइड्रोजन जो होंगे, और ये वाले जो साथ वाले हैं उनमें फिर थोड़ी सी एसिडिटी कम हो जाएगी इनकी निस्बत। अगर फर्ज कर लो, अगर मैं आसानी के लिए आपको समझाने के लिए कहूँगा, अगर इसकी 10 है तो इसकी फिर 9 हो जाएगी। फिर उससे पीछे वाले जो कार्बन है उनकी फिर एसिडिटी समझ लो, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे वैसे तो एसिड की आपको पता है जो पीएच होती है वो एसिड की, मैं इधर पीएच की फिलहाल बात नहीं कर रहा, मैं अमाउंट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर होते जाएंगे एसिडिटी की जो मिकदार है वो कम होती जाएगी। वैसे तो पीएच जो होती है वो तो 7 से जो कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो 7 होती है पीएच उनकी वो न्यूट्रल होते हैं, और जिनकी चीज़ों की पीएच वो 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होते हैं। फिर आगे 3 फर्दर कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। अरेनियस कहता है कि जो H प्लस प्रोटॉन जो प्रोटॉन आयनाइज होने के बाद H पॉजिटिव दे वो होते हैं एसिड होते हैं, और जो OH दे वो बेस होते हैं। इसी तरीके से फिर ब्रांसोस्टेट आया तो उसने कहा था, ब्रांसोस्टेट लोरी का जो प्रोसेस है उसने कहा था जरूरी तो नहीं है कि हर एसिड के अंदर हर एसिड के अंदर H पॉजिटिव हो और हर बेस के अंदर OH हो। तो फिर उसने कहा था कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन रिसेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। फिर उसने फिर जो था उस हिसाब से, क्योंकि अमोनियम भी बेस बन रही थी प्रोटॉन डोनर के साथ, क्योंकि उसने कहा था कि अमोनिया के अंदर तो OH नहीं होते, तो अमोनिया इस हिसाब से। फिर लेकिन लुइस आया था, उसने कहा था ये भी जरूरी नहीं है कि हम कि H पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोंसोस्टेट में तो बात सिर्फ प्रोटॉन की हो रही है, तो जरूरी तो नहीं है कि जिसके अंदर प्रोटॉन हो वही एसिड और बेस होंगे, क्योंकि प्रोटॉन को बेसिकली H कहा जाता है। अगर प्रोटॉन के अलावा भी तो ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, BF3 है, ये भी एसिड और बेस के तौर पर बिहेव करते हैं, तो इनके अंदर तो H पॉजिटिव है ही नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्रोंसोस्टेट का कॉन्सेप्ट ठीक हो। तो फिर जो था कार्बन BF3, क्योंकि उसने कहा था, जो लिविस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है। फिर उसने अमोनिया और BF3 का मशहूर एग्जांपल है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। अमोनिया के पास एक लोन पेयर फालतू होता है, वो डोनेट कर देता है BF3 को, तो ये एक डक्ट बन जाता है जिसमें अमोनिया बेस के तौर पर एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और BF3 एसिड के तौर पर एक्ट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है। और अच्छा, लेकिन ये मैं फिलहाल समझा रहा हूँ जो इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी जो फ्लोरीन डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन प्लस का चार्ज आ जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन से दूर होते जाते हैं तो असर कम होता जाएगा, इसे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह कहते हैं। तो अब ये वाला जो है, क्योंकि इसमें एसिडिक होगा तो बेस अगर कोई आएगी तो वो इस, क्योंकि एसिडिक है इसको आसानी से लूज कर देगी हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन जब भी जाता है आपको पता है कि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही जाते हैं, लेके कभी नहीं जाता, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये जो होगा ये वाला इधर आएगा और फ्लोरीन इधर से लीव कर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जब ये पीछे से नेगेटिव वाला चार्ज आएगा तो वो लीव कर जाएगा। फिर तो इसके ऊपर फिर एक बेंजाइन बन जाता है जिसे कहा जाता है। ये फिर मैंने आपको बताया था कि ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी देते हैं, क्योंकि अगर इसके साथ डाइनो एक फाइल लगा दी जाए तो एक बेंजीन टाइप बन जाएगी। डाइनो फाइल अगर ये लगा दी जाए तो ये वाली लगा दी जाए तो फिर क्या बन जाएगी, एक बेंजीन बन जाएगी इसके साथ भी। साइक्लोहेक्सीन टाइप ये, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट के उधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। टोटल 4 कार्बन है और हमने 4 कार्बन है। पिछले मैंने जो ऊपर वाली शेप बनाई थी वो शायद गलत बनाई थी, क्योंकि उसमें मैंने ये वाला कार्बन नहीं डाल किया था। तो ये आपको समझ आ गई। साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी देते हैं बेंजीन वगैरह, जो इस तरीके से इनकी एंट्रैपमेंट की जाती है। इससे कहा जाता है ट्रैप कर लेना। हमने बेंजीन एक इंटरमीडिएट है जिसको हमने ट्रैप कर लिया ये डाइइन डालकर, अब इसको फिर स्टडी किया जाता है इस वजह से। तो एसिड बेस स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी डिटेक्ट किए जाते हैं बेंजाइन को। 2 तरीके हैं जो हमने सालों से पहले पढ़ा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मदद से हम देख सकते हैं कि बेंजाइन बना है या नहीं बना, तो फिर हमें पता चल जाता है इंटरमीडिएट की वजह से कि रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है। अब उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं। उसके 2-3 मेथड हैं ये इंटरमीडिएट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के। एक तो इनकी ट्रैपमेंट कर लो, ट्रैप कर लो। जरी बात है अगर डाइनोफाइल करने से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना, इसका मतलब है ये बेंजाइन बीज में नहीं बना था। तो एक तो ये चीज है ट्रैपमेंट कर लो, तो दूसरी चीज है एसोटोपिक लेबलिंग, और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से डिटेक्ट कर लो। बेंजीन इज फॉरवर्ड इन रिएक्शन विल पुट डाइइन इन द ट्रैपमेंट बेंजीन डाइनोफाइल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कार्बीन के एडिशन रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बीन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये आपको बता दिया था कि जैसे कि ये वाला रेज कर देते हैं, ये रिएक्शन आपको समझ आ गई।
जो कार्बीन होते हैं वो क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन का एक डबल बॉन्ड है, ये एडिशन रिएक्शन किस तरह दे रहा है, ये भी हाइड्रोजन है और इसके साथ कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है। जो कार्बीन हमने बताया था, कार्बीन के पास एक लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला एक लोन पेयर इधर आएगा, ये एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर ये इधर, एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग 3 मेंबर रिंग जनरेट हो गया। बाकी जनरल बाकी जो हाइड्रोजन वगैरह जुड़े हैं, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये भी ट्रैपमेंट, ऐसे भी ट्रैपमेंट करते हैं। कार्बीन की हमने ट्रैपिंग कर ली है, तो फिर इस तरीके से इंटरमीडिएट को स्टडी किया जाता है। बाकी वो उसके बाद अराइल बॉन्ड लेंथ ब्रेकेज फिनाइल इज पॉसिबल, हाई स्ट्रेन और बनाना बॉन्ड इक्लिप्स मोर स्ट्रेन। अच्छा, जो इक्लिप्स बॉन्ड है वो हमने पढ़ चुके हैं। जो इक्लिप्स न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो इक्लिप्स वगैरह होती है वो बहुत लेस स्टेबल होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। रिपल्जन वगैरह, स्टेरिक स्ट्रेन वगैरह, टोरिजिनल स्ट्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। फिर अच्छा, इसमें एक जो बनाना जो साइक्लोब्यूटेन है, एक स्ट्रेन की बात पढ़ लेते हैं। ये वाला जो होता है ये लेस स्ट्रेन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं होती, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है बनाना कॉन्सेप्ट, बनाना बॉन्डिंग वगैरह होती है। बनाना बॉन्डिंग ये जो होती है ये हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, जिसे साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है, साइक्लोब्यूटेन यानी साइक्लोब्यूटाडाइन जिसे कहा जाता है, जो कि ये है ये स्ट्रेन। लेकिन ये वाली जो होती है स्ट्रेन नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये इसकी अगर खोल के लिखा जाए तो बनाना बॉन्डिंग में कार्बन, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, तो sp वगैरह sp3 बॉन्ड इक्लिप्स स्ट्रेन इज ड्यू टू कार्बन एंगल उधर बात 60 डिग्री है। लेकिन बनाना बॉन्डिंग में इसकी इस तरह हो जाती है कि ये इस तरह और एक कार्बन इस तरह और एक कार्बन इस तरीके से बनाना बॉन्डिंग हो जाती है। ये एक इस तरह करता है, ये एक इस तरह, ये एक इस तरह करता है और ये एक इस तरह, तो इस वजह से कोई स्ट्रेन रहती नहीं है। आसानी से ये बनाना बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड वगैरह बन जाते हैं, आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये मुश्किल नहीं पेश आती, क्योंकि ये वाली इधर ओवरलैपिंग वगैरह और ये साइड पे भी ओवरलैपिंग हो जाती है, इधर भी ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये स्ट्रेन नहीं है। लेकिन देखने में बनाना जो होती है वो ब्यूटाडाइन से ज़्यादा वो स्ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन इसमें स्ट्रेन नहीं होती, ये स्टेबल होती है। एक्लिप्स, और इसमें एक्लिप्स भी टिल्ट होती है। साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूट चेयर, जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन में भी पढ़ी है कि फ्लिपिंग वगैरह होती है। एसोटोपिक लेबलिंग, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है एसोटोपिक लेबलिंग का। एसोटोपिक लेबलिंग की वजह से भी हमें ये पता चल जाता है कि कोई जो मैकेनिज्म है कौन सा हुआ है। खासकर जैसे एक मशहूर रिएक्शन है, एक तो हाइड्रोलिसिस का, कार्बोक्सिलिक एसिड की उसको वो कर दो, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करो, HOH ROH, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको पता है एक एस्टर बन जाता है CH3COOR बन जाता है एस्टर, और एक वाटर बन जाता है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का रिएक्शन करे, एक एस्टर बन गया और एक वाटर बन गया। अब सवाल पैदा होता है कि एक फर्ज करो ऑक्सीजन एसोटोपिक लेबलिंग से, ये भी तो सवाल पैदा होता है कि अब इस कार्बन में से जो अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल पर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह लिखते हैं ROH CH3COOR। अब सवाल पैदा होता है कि इस अल्कोहल में से OH पूरा निकले, इस अल्कोहल में से कौन सा बॉन्ड टूटे? OH बॉन्ड की क्लीवेज हुई है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस बॉन्ड की क्लीवेज हुई है? पूरा OH निकला है, OH निकला है। तो ये देखने के लिए एसोटोपिक लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एसोटोपिक लेबलिंग की मदद से हम देख सकते हैं, मैकेनिज्म वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। अब फर्ज करें अगर तो ये वाला ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड है, तो एसोटोपिक लेबलिंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन का आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ऑक्सीजन का एक प्रोटॉन नंबर 8 होता है, एक प्रोटॉन नंबर तो सारे एसोटोप्स के सेम होते हैं। एक का फर्ज कर लो हम ऐसे 16 और एक का फर्ज कर लो 18, हम O18 वाला ले लेते हैं, O18 ले लेते हैं और एक साइड फिर करते हैं इसका रिएक्शन कराते हैं। अगर तो O18 इस साइड पे आ गया, इस साइड पे, इसका मतलब है कि जो बॉन्ड है ना, वो जो अल्कोहल का बॉन्ड है वो एस्टर्स के अंदर चला गया, और ये वाला वाटर का बॉन्ड है वो इसमें से ये OH पूरा का पूरा लीव किया और इसने सिर्फ इसमें से वाटर लिए। इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन हुए, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो एस्टर के अंदर गया। तो तब इससे मैं ये बता देता, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल केस हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ना टूटा हो, बॉन्ड इस साइड से टूटा हो, तो CH3COOH इसका H निकला हो, सिर्फ इसका OH ना निकलो, तो फिर क्या बनेगा? फिर चीज तो यही बनेगी, CH3COOR प्लस वाटर ही बनेगा, चीज तो यही बनेगी। लेकिन सवाल पैदा होता है हमें ये किस तरह पता चलेगा? अगर तो हम एसोटोपिक लेबलिंग कर लेते हैं, फिर O18 अल्कोहल वाला करेंगे, तो अगर वो इस साइड पे आ गया तो फिर इसका मतलब है कि बॉन्ड OR का इकट्ठा टूटा है और वो एस्टर के अंदर गया।
ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूटे, और इसको तो हमने लेबलिंग किया हुआ था O18, तो फिर इसका मतलब है कि OH का बॉन्ड टूटे और उसने इधर से हाइड्रोजन हटाया, जब उसने इधर से हाइड्रोजन हटाया तो इसका मतलब है O जो है ये वाटर के अंदर चला गया। तो हम देख लेते हैं फिर कौन सा बने। फिर वाली बात है, वाटर को डिटेक्ट करना भी आसान है, वाटर को भी आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आइसोटोप वगैरह, तो फिर हमें पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन हुआ है, मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म को फॉलो किया गया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, और ज्यादातर जो पॉसिबल होता है वो इस साइड से ये RO की क्लीवेज होती है। ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से O का बॉन्ड टूटता है, O क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है RO, तो ये आसानी से लीव कर जाता है। तो ये वाला ज्यादा पॉसिबल मैकेनिज्म है ऊपर वाला, क्योंकि OR गुड लिविंग ग्रुप है, जबकि OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, एस्टर में हो जाता है। तो ये इस तरीके से मदद से पता चल जाते हैं। इसी तरीके से SN2 एसोटोपिक लिविंग एथाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करो तो गिव अल्कोहल। अब एक और रिएक्शन में ये वाली एक एग्जांपल होगी, आप लोगों को समझ आ गया। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि एक एथाइल क्लोराइड है CH3CH2 अल्काइल क्लोराइड, और उसमें से उसकी हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस कराने से जारी बात है ये OH का बॉन्ड जो होगा ये हम ले लेंगे, OH अटैक करेगा CH3CH2OH एथाइल क्लोराइड। अच्छा नहीं, एक और रिएक्शन है, ये एक और चीज है, एक है अल्काइल क्लोराइड, और इसी तरीके से एक और चीज है, इस हाइड्रोजन की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह सिर्फ एक अल्कोहल ग्रुप लगा दो, और CH2 और क्लोरीन। अब इसको देखा जाए तो फिर 10,000 टाइम्स ग्रेटर रिएक्शन देन अपर वन सिंपल अल्काइल। अब जब इसका रिएक्शन अल्काइल हाइड्राइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो फिर क्या देते हैं, वो अल्कोहल्स दे देते हैं, अल्कोहल्स और हाइड्रोजन लाइट सेपरेट हो जाएगा और वो अल्कोहल्स देंगे। जब इन्होंने रिएक्शंस करवाया, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवाई, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो उन्होंने देखा कि ये वाला जो है ये 10 गुना टाइम 10,000 गुना ज्यादा दे रहे हैं, 10,000 गुना 10,000 टाइम्स मोर फास्ट रिएक्शन दे रहे हैं, ग्रेटर रेट, इसका जो रेट है वो ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा किस वजह से इसका रेट ज्यादा है, यानी ये भी एक है, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दी, इनकी इसकी भी हाइड्रोलिसिस कराई, इसकी भी हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये वाला जो है ये बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है, ये वाला बहुत फास्ट हो रहा है, ये बहुत तेजी से हुआ है, जो किस वजह से हुआ है। फिर उन्होंने देखा है कि वन सिंपल अल्काइल एंटी मैरिक रेजिस्टेंस वगैरह नॉर्मल एनहांसमेंट, इसे एंटी मैरिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है कि नॉर्मल एनहांसमेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। फर्ज करें कोई बच्चा बाहर जा रहा है और अगर दूसरे बाहर आसानी से जा रहा है आराम से, और दूसरा बाकी 5-6 बच्चे उसे धक्का लगा के करते हैं, वो जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, जल्दी आगे चला जाएगा, ठीक है, तो जल्दी आगे, चाहे बेशक वो आगे जाके गिरे लेकिन चला तो जाएगा ना, उसे बंदा जल्दी से धक्का दे। तो यानी इसी तरीके से अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो पीछे से 5-6 बंदे और धक्का लगाने वाले, वो गाड़ी और आगे चली जाएगी, तो यही इसे कहा जाता है एंटी मैरिक रेजिस्टेंस। पीछे से एक और हेल्प आ रही है, इधर से तो क्लोरीन ने निकलना तो था ही, लेकिन पीछे से कोई मदद तो नहीं है निकलने की, लेकिन जबकि ऑक्सीजन की इधर से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इधर इसे रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो पीछे से भी मदद आ रही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। वो क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, जिसकी मदद से वो इस कार्बन, जब इसका मैकेनिज्म देखा गया तो ये इसको कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, तो जब कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं तो क्लोरीन सारी बात है जैसे लीव कर जाएगा, कोई गुड लिविंग ग्रुप है, तो अब के दरमियान में जो बन जाएगा CH2 ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड अपने से ज्यादा बना रहे हैं, CH2 और इधर भी बॉन्ड, क्लोरीन इधर से लीव कर गया। लेकिन अब जो चीज है न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो आसानी से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो और ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा CH2 इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, इधर OH है साइड में न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में इसे कहा जाता है एंटी मैरिक रेजिस्टेंस, यानी ये वाला जो सेकंड वाला नेबर है वो भी पहले नेबर की मदद कर रहे हैं। सेकंड वाला जो है इज मोर वन नेबर प्रैक्टिकली ऑन हेल्प वन कैन हेल्प देन क्लोरीन, वी प्रूव दैट दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड और नॉट। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ये जो है ये तो एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता था ऑक्सीजन बेस्ड इंटरमीडिएट है, ऑक्सोनियम है जिसमें ऑक्सीजन ने अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाया है, ऑक्सोनियम है, तो ये एक इंटरमीडिएट है। अब हम आइसोटोपिक लिविंग में से या इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि ये
बीच में रिएक्शन के दौरान ये वाला इंटरमीडिएट बनना भी है या नहीं, क्योंकि हमने कहा ये वाला रिएक्शन हुआ होगा, हम देखते हैं कि ये अब बाकायदा बनना भी है, ये वाला इंटरमीडिएट नहीं बनना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक ड्यूटेरियम, एक की जगह हम ड्यूटेरियम ले लेते हैं, यानी कार्बन का कोई और इंटरमीडिएट ले लेते हैं। जैसे एक कार्बन को फर्ज करो, एक को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया या न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये तो बात हो सकती है, इसकी मदद से हमें पता चल जाता है। अगर फर्ज करो इस आइसोटोप को हम चेंज करते हैं, इस कार्बन को, इस कार्बन को हम, ये वाली जो कार्बन है उसे हम कार्बन 13 कह देते हैं, कार्बन 13 कह देते हैं, इधर मैं स्टार लिख देता हूँ, ये वाली कार्बन 13 वाला इंटरमीडिएट है। अब क्या हुआ होगा, जब कार्बन 13 वाला, दो पॉसिबल है, एक तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे भी अटैक कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि इधर भी 13 लिख दो, न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे भी अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे भी अटैक कर सकते हैं। जब इस साइड पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के उधर जाएगा, ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के साथ जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस आइसोटोप्स के साथ जुड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इसके साथ जो CH2 जुड़ा है, और ये वाला OH जो है वो इस साइड पे चलेगा, क्योंकि ये वाला, अब इसको भूल जाओगे उस रिएक्शन को, अब इस रिएक्शन को देखो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगले साइड से अटैक करेगा एसिटोप, उस टॉप वाले कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन 13 वाले एसिटोप के ऊपर, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर खत्म कर देगा, CH2 के साथ OH इस साइड पे आगे जुड़ेगा। पहले OH उस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था एसिटोप वाले के साथ, अब OH के साथ एसिटोप वाले के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ, तो हमें फिर पता चल जाएगा, हम इसको भी स्टडी करेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज बनी है, क्योंकि सारी बात है इसकी NMR में जो होगी पीक्स वगैरह वो चेंज आएंगी, और इसमें पीक वगैरह चेंज आएंगी, क्योंकि इसमें एसिटोप वाले के साथ OH जुड़ा है, और इसमें इसकी एनवायरनमेंट चेंज है, और NMR में आसानी से एनवायरनमेंट बता देती है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि 50-50% चांस है, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, लेकिन ओनली पॉसिबल इफ द FOH इज पार्टिसिपेट, और ये तब भी सारी बातें मान सकते हैं जब OH पार्टिसिपेट बीच में करते हैं, क्योंकि OH की पार्टिसिपेशन होगी तो तब भी ये वाली चीज 50-50% पार्ट मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, वो भी। लेकिन जब असल में देखा गया तो असल में भी यही हुआ है, ये भी 50% बने प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट भी 50% बने, दोनों के ऐसे मजा आ रहे थे, दोनों बने, ये वाली चीजें बनी, तो उसका मतलब है OH ने बीच में हिस्सा ली है ये वाला काम करने में, क्योंकि ये O इंटरमीडिएट माना है। तो ये में एसिटोपिक लेवलिंग की मदद से ये वाली चीज पता चल जाती है कि ये क्या कर रही है, मैकेनिज्म वगैरह डिटेक्ट करने में मदद हो जाती है। फिर वो हमें ये बता देते हैं कि वो क्या कि OH ने हिस्सा लिया भी है, यानी इसे एंटीमेरिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी मदद करना। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट अब 3 चीजों से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, ट्रैपिंग की मदद से, और आइसोटोपिक लेवलिंग की मदद से। सिंथेटिक इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट में सिंथेटिकली ये किए जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं, हम कार्बेनाइंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बेनाइंस कौन से एक इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, हम उसकी रिएक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने जो पढ़ा कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बेनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है, इसे कार्बेनाइन कहा जाता है। और ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और देखा जाए तो एक बायपैरामिडल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, जैसे कि बायपैरामिडल ज्योमेट्री जैसे कि अमोनिया की होती है बायपैरामिडल ज्योमेट्री। जैसे उसके बाद इसे कहा जाता है जस्ट लाइक अमोनिया की कार्ड अम्ब्रेला भी होती है, जैसे अम्ब्रेला ये कि आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला इस तरीके से होती है, शुरू में छतरी जो होती है ऊपर, लेकिन बाद में हवा तेज चलती है तो क्या हो जाता है, ये इस तरीके से एक शेप बन जाती है, ये वाली ऊपर आ जाती है, जो छतरी होती है वो क्या करती है, वो ऊपर आ जाती है, इस तरीके से एक शेप बन जाती है, छतरी वगैरह ऊपर सारी की सारी चली जाती है। हम देखते हैं कि ये एक ऊपर चली जाती है, और इस तरीके से हमारी शेप बन जाती है छतरियों की, जैसे हवा तेजी से चलती है तो ये वाली पूरी चीज चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से इस वजह से अम्ब्रेला लाइक हो गया। ये आप एक कार्बेनाइन है, कार्बन के ऊपर सारी बात है, एक लोन पेयर भी है, ठीक है, ये और नेगेटिव चार्ज इसको कहा जाता है ये, और इसकी रेजोनेंस यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, तो ये नॉन पेयर नीचे आ जाते हैं। अमोनिया की भी बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन सारे ऊपर चले गए, और एक लोन पेयर और बाकी 3 हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये इसे अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहा जाता है। इन्वर्जन ये वाली जो होती है बेसिकली ये क्या होगी, इसे इन्वर्जन कहा जाता है, इन्वर्जन, और इसे अम्ब्रेला कहा जाता है, अम्ब्रेला इफेक्ट इन्वर्जन। रिएक्शन गो टू ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें क्या होता है, अम्ब्रेला बैरियर वगैरह आ जाते हैं। इसकी अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह ड्रॉ की जाए तो ये ऊपर वाली चीज है अम्ब्रेला इफेक्ट, अम्ब्रेला बैरियर, इसे अम्ब्रेला बैरियर कहा जाता है, और 22 किलो कैलोरीज पर मोल इसकी एनर्जी होती है। अब वो कहते हैं कि हाइड्रोजन या बैरियर इज वेरी स्मॉल, इन्वर्जन फास्ट, यानी इन्वर्जन फास्ट होती है। अगर बात है बैरियर
ये कम होता है। अगर बैरियर ये कम हो, आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जब कंसिडर हो रहा है तो इस बैरियर को हम एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कहते हैं। कि रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता जब तक इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस ना करे। जब इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर लेगा तब वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये वाली चीज ये अगर कन्वर्जन फास्ट हुई है बहुत, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को कन्वर्जन फास्ट होती है तो इसका मतलब है एनर्जी का बैरियर बहुत कम है। और अगर एनर्जी का बैरियर बहुत ज्यादा है तो जाहिर बात है कन्वर्जन स्लो होगी, वो उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो स्टीरियोकेमिकली एंड प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट कन्वर्जन इज फास्ट। लेकिन जब स्टीरियोकेमिकल एविडेंस वगैरह में से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो फिर देखा गया कि कन्वर्जन जो होती है ये बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। इफ कार्बन इन जनरल फॉर्म कायरल सोर्स, यानी जो कार्बन है वो ज्यादातर जो होती है कैरलिटी, हमने पढ़ चुके हैं कैरलिटी पिछले स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, इस बार कैरलिटी डिस्कस नहीं करते। वैसे मैं बता देता हूँ कार्बन कायरल सोर्स से कार्बन जनरेट किया जा सकता है। जैसे हमने ये बात बताई थी कि हाइड्रोजन के साथ अगर दो कोई एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ, कोई कायरल सोर्स हो डिफरेंट और ये भी आर डिफरेंट हो, इसमें से हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, बेस आती है हाइड्रोजन को अटैक करती है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के जाते हैं तो इस तरीके से कार्बन जनरेट हो सकते हैं। तो ये अगर क्लोरीन ना भी हो, सिर्फ आर डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हों, कोई अलग ग्रुप्स वगैरह लगे हुए, तो इस तरीके से कार्बन जनरेट की जा सकती है। वैसे ज्यादातर जो होती है वो कोई अगर कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तो वो आसानी से कार्बन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है तो वो फिर कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक बना देते हैं जो कि आसानी से लीव कर देती है। क्योंकि वैसे आपको पता है मीथेन का जो हाइड्रोजन होता है वो नॉन पोलर होता है, कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.5 से कम है, तो हाइड्रोजन इस वजह से रिमूव आसानी इतनी जल्दी से नहीं होता। कार्बन क्योंकि हमने पढ़ी, फिर आगे हमने पढ़ी है कि कायरल होता है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह एब्सेंट हो जिसके अंदर। तो हमने पढ़ा था एलीन के अंदर भी कायरलिटी वगैरह होती है। नो कायरल कार्बन बेल्ट वर्सेस कायरल प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, बाइफिनाइल्स के अंदर भी कायरलिटी होती है। अब हम ये पढ़ लेते हैं इसी कार्बेनाइन का कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन को इसी तरीके से लिख सकते हैं लोन पेयर है ऊपर, और इस साइड पे भी आर का चार्ज है, इधर एक और रैली का आर है, इस साइड पे एक और आर है। इनमें अब एक जो डाल दिया जाए, अब दो चीजें कि इलेक्ट्रोफाइल आप इस साइड पे भी आके जुड़ सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रोफाइल नीचे वाली साइड से आके जुड़े। जैसे ये आप कार्बन में जुड़ा है, ये वाला कार्बन आर इस तरह है और ये वाला आर इस तरह है, और इस साइड पे इलेक्ट्रोफाइल आके इधर से जुड़े। दोनों पॉसिबिलिटी है। ये इसका मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेजेस कर लें मिरर इमेज ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैच कार्बन आयन, ये बात तो आपको पता है कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लैमिंग, न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो न्यूक्लियस लैमिंग होते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के सेट्स उनके पास होती है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड वगैरह। तो इसके पास कार्बन आयन के पास एक लोन पेयर है कार्बन आयन के तौर पर एक्ट करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। तो इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाली साइड से अटैच हो सकता है, नीचे वाली साइड से भी, क्योंकि कार्बन तो जारी बात है 50-50 बोथ आइसोमर्स आर फाउंड एनांशियोमर्स में रेसिक मिक्सचर होते हैं। तो 50-50% बहुत आइसोमर्स बन सकते हैं, ये भी 50% बन सकते हैं और ये भी 50% आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे वही चीज हमने इन्वर्जन की बात पढ़ी, रेशमाइजेशन, अगर रेशमाइजेशन बन जाए यानी 50-50% दोनों पॉसिबल आइसोमर्स बन जाते हैं, इसका मतलब है कि इन्वर्जन हुई है। इन्वर्जन क्योंकि इधर बात इन्वर्जन हुई है तभी दोनों बने, इतनी फास्ट है कि दोनों बने। अगर इन्वर्जन स्लो होती तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट ज्यादा बनता और एक प्रोडक्ट कम बनता। तो इन्वर्जन फास्ट हुई है, इसका मतलब है कि रेशमाइजेशन जो अगर आ जाए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के दौरान अगर रेशमाइजेशन अगर हो जाए, दोनों 50-50% बन जाए, तो हमें फिर पता चल जाता है। क्योंकि रेशमाइजेशन जो होती है ये प्लेन को राइट साइड को रोटेट नहीं करती, क्योंकि अगर प्लस वाला रोटेट करेगा तो दूसरी साइड पे जो 50% जो दूसरा होगा वो भी इनवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, तो ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जीरो रहेगा। तो ये इस वजह से फिर जीरो होती है। अगर रेशमाइजेशन हमें ये बात बताती है एक्सपेरिमेंटली अगर प्रूफ से रेशमाइजेशन हो जाए तो वो इस बात का असर होता है, वो हमें बता देती है कि रेशमाइजेशन के में प्रूफ होती है कि इन्वर्जन हुई है, कि ये दोनों आइसोमर फौरन एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ट हो जल्दी। जितनी ज़्यादा ये भी सारी बात है, फिर क्या होगी प्लेन पोलराइजर को ट्रेड भी नहीं करती। तो अगर हेलोजन की 120 किलो कैलोरी पर मोल इन्वर्जन भी होती है, नो इन्वर्जन अकर्स।
क्योंकि हैलोजन का बैरियर बहुत ज्यादा होता है, हैलोजन का बैरियर ज्यादा होता है, इस वजह से हैलोजन में अगर हैलोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ी हुई हो तो उसका इन्वर्जन बैरियर ज्यादा होता है, 1 to 20 किलो कैलोरीज पर मोल। इन्वर्जन बैरियर ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि सारी बात है जब ये इसके अंदर इन्वर्ट हो रहा होगा, और ये इन्वर्जन क्लोरीन का बैरियर क्यों ज्यादा होता है हैलोजन का, क्योंकि जब ये अगर फर्ज करो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा हो तो सारी बात है बॉन्ड एक दूसरे से, जब पहले ये वाला बॉन्ड इधर है, ये वाला इधर है, तो ये आपस में एक दूसरे से गुजर के जाएंगे ना एक दूसरे के पास। जब इन्वर्जन हो रही होगी तो ये नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से इन्वर्ट पास से होके गुजरेंगे, और अगर पास से इन्वर्जन करेंगे तो सारी बात है रिपेल भी करेंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास हैलोजन के पास 3 नॉन पेयर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्जन होगी जिसकी वजह से फिर वो वापस चले जाएंगे, रिपेल होगी दोबारा चीज वापस चली जाती, तो बैरियर का मतलब ज्यादा है, वो फिर इन्वर्जन नहीं हो सकती। तो इस वजह से इसमें हैलोजन के केस में रेसमाइजेशन भी नहीं होती, क्योंकि इन्वर्जन नहीं होती तो रेसमाइजेशन भी नहीं होती, सारी बात है, क्योंकि एनर्जी का बैरियर इतना ज्यादा है। और बाकी चीज वही है कि आपको पता है रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होता है जब बैरियर कम हो। अब हम बात कर लेते हैं इसी की, मैं जो आप समझाया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इन्वर्जन बैरियर वगैरह क्या चीज़ है, इन्वर्जन बैरियर वगैरह हैलोजन के केस में क्यों वो इन्वर्ट नहीं होती और रेसमाइजेशन क्यों नहीं मिलती। कार्बन के पास एक लोन पेयर है, इस साइड पे भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक साइड पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी जो अंदर गया हुआ है, इस साइड पे ब्रोमीन है जो कि बाहर निकला है। अब इसका जब देखिए तो अब नो रेसमाइजेशन अगर इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्जन स्लो है, रिपल्जन लोन पेयर की बैरियर बहुत ज्यादा है। अब एक मॉलिक्यूल है, इधर एक ड्रॉ कर देते हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल इधर ग्रुप है, इस कार्बन के साथ एक फ्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है और इधर एक ब्रोमीन है। अब न्यूक्लियोफाइल है NH2, जैसे सोडामाइड कहा जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करता है, ये नेगेटिव है, ये अटैक करता है इस कार्बन पे, तो अटैक करना जरूरी नहीं है। ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन भी साथ है, पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा ये वाला कार्बन, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा तो ये इस कार्बन को अटैक करेगा, ये वाला इस कार्बन को अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर फ्लोरीन है, ये साइड पे क्लोरीन और ये साइड पे ब्रोमीन, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अब जब ये वापस आता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक किया तो अमोनिया तो इधर आके सारी बात जुड़ जाएगा, अमोनिया, तो अमोनिया इधर नीचे आके जुड़ेगा, तो इस तरीके से लिख लेते हैं इधर अमोनिया आके जुड़ेगा। तो ये वाला जब चार्ज इस साइड पे शिफ्ट होगा इधर, तो ये आसानी से ये लीव कर जाएंगे ये कार्बन पूरे का पूरा, क्योंकि ये ऐसा ये आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या जैसे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अब वो अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आगे फर्दर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फिर सोर्स होते हैं आसानी से, सोर्स ऑफ कायरल कार्बन होते हैं ये वाले, तो आसानी से ये जनरेट कर देते हैं। तो ये अब ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर से टूटा तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप के तौर पर लीव कहा जाएगा ये, क्योंकि पहले इधर से ऑक्सीजन भी जोर लगा रहा है, फ्लोरीन भी लगा रहा है, जैसे रस्सी के दूसरी साइड पे अगर बंदा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, एक छोटी सी जो रबड़ है उस साइड से भी जोर लगा रहे हैं, इस साइड से भी जोर लगा रहे हैं, जल्दी बात है टूट जाएगी उस साइड से, तो ये भी यही काम हुआ, इधर से भी टूट जाएगा, ये निकल जाएगा, जब निकलेगा तो ये वाला कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोड्यूस कैरेटी रिटेंशन, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, जब ये देखा गया कि ये क्या है, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हैलोजन वाला ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है कि इसके अंदर रेसमाइजेशन नहीं हुई, नो रेसमाइजेशन, इसका मतलब है रेसमाइजेशन ना होने का मतलब है कि नो इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन नहीं हुई। जैसे हमने पहली बात पढ़ी थी ऊपर वाले जो हमने कायरल सोर्स वगैरह पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि इन्वर्जन हुई थी, ये वाला कार्बन एक और कार्बन के साथ इन्वर्ट हो रहा था, इन्वर्जन हो रही थी। जैसे ऊपर मैं दोबारा एक बना देता हूँ जो कि जिसमें इन्वर्जन वगैरह हो रही थी, जैसे हमने बात पढ़ी थी कि ये इधर क्या हो रहा था, इन्वर्जन हो रही थी, ये लोन पे नीचे चला गया था ये इधर, और ये फिर रेसमाइजेशन दे रहा था, क्योंकि 50% प्रोडक्ट इसके हिसाब से बन रहे थे, 50% इसके हिसाब से बन रहे थे, दोनों फैक्ट कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि रेसमाइजेशन हो रही थी, इन्वर्जन हो रही थी। लेकिन जब इसको देखा गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना था, और ऑप्टिकली एक्टिव का कंपाउंड का मतलब है कि एक प्रोडक्ट बने, या एक प्रोडक्ट ज्यादा बने या एक प्रोडक्ट बने, अगर एक प्रोडक्ट ज्यादा बने फिर भी, यानी इसका मतलब है एक साइड पे इन्वर्जन स्लो हुई है, अगर इन्वर्जन हो भी सही तो इन्वर्जन एक साइड पे स्लो हुई है और एक साइड पे फास्ट भी, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मान में, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर रहा था, इसका मतलब है कि हैलोजन का बैरियर ज्यादा होता है, ऐसी वजह से क्योंकि एक दूसरे के साथ, इसके पास भी फ्लोरीन के पास 3 लोन पे है, क्लोरीन के पास भी, ब्रोमीन के पास भी, जब एक दूसरे के पास से गुजरे होंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बहुत ज्यादा है इसके अंदर होगी।
तो ये एक चीज़ आ जाती है बीच में वजन का। अब एक और चीज़ आ जाती है मोर डीलोकलाइजेशन। जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आप लोगों को एक बात बड़ा पता है कि डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा स्टेबल, जैसे एक प्रोडक्ट है, ये एक है प्रोडक्ट बनाते हैं, इधर ये इधर से अब अगर कोई बेस आए और उस हाइड्रोजन को डाल दे, इसका कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो है और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये वाली चीज इधर भी शिफ्ट होगी और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, फिर भी रेजोनेंस है। अगर देखा जाए तो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए हैं, ज्यादा बन गए। इस तरीके से ये वाला फिर वापस आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, फिर भी रेजोनेंस है। तो इधर भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरीके से ये भी कार्बोनाइन जनरेट्स हो रहे हैं। इसी तरीके से एक और है जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक कार्बोनिल कंपाउंड हो, जिसके साथ ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर भी एक हाइड्रोजन है। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पार्शियल कार्बन के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। ये फिर इसके साथ वाली जो कार्बन है वो भी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इधर तक पहुंच रहा होगा। ये हाइड्रोक्सिल बेस जो होगी हाइड्रोजन को अटैक करेगी, इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी एक कार्बोनाइन की सोर्स है। और फिर ये आगे फिर क्या बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, फिर भी रेजोनेंस बन गई, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये फिर इनोल भी बात करते से कह देते हैं, इनोल इंटरमीडिएट वगैरह, ये कार्बन के इंटरमीडिएट से ऑक्सीजन के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गए। और ये वाला इनोल होता है, हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके फिर वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला देता है। वैसे इनोल भी अनस्टेबल होता है। इनोल इस वजह से कहा जाता है इन डबल बॉन्ड की वजह से और हाइड्रोक्सिल की वजह से इनोल। अब एक और चीज है कि पेंटाडाइइन जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट टू अटेन सस्टेन स्टेबिलिटी। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल है वो ये वाला है, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को वो सस्टेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो बचाते हैं हमारे पास पहले खींच रहे होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके पास ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल ही होता है। ये वाला इसके केस से ज्यादा स्टेबल है। ये कंपाउंड बिकम एरोमेटिक आल्सो स्टेबिलिटी। अगर एरोमेटिक अगर कोई आ जाए किसी चीज के अंदर तो वो भी स्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे अगर पेंटाडाइइन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे एक फर्ज करो ये एक पेंटाडाइइन है, इसमें से एक हाइड्रोजन दो बात अंडरस्टूड है, दो हाइड्रोजन है, कोई बेस आके इस हाइड्रोजन को अटैक करती है तो डबल बॉन्ड टूट के इधर से ये वाला सिंगल बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब है ये कार्बोनाइन बन गया। ये जो होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ये एरोमेटिक बन जाते हैं। तो ये इसमें भी स्टेबलाइजेशन होती है इसके। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा की जाए तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आता है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है, फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो वाला फिर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस बढ़ जाती है। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी स्टेबलाइज वगैरह कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज हो और मिथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। डी ऑर्बिटल लेवल है, डी ऑर्बिटल लेवल है क्या होता है कि विट्टिक रिएक्शन आप लोगों ने जिलेट्स वगैरह पढ़े होंगे, कार्बोनाइन उसमें बनता है, कार्बोनाइन स्टेबलाइज बाय डी ऑर्बिटल लेवल है की वजह से कार्बोनाइन स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कि जिलेट का रिएक्शन क्या होता है कि जब फास्फोरस, ये वाला मशहूर रिएक्शन है विट्टिक रिएक्शन जिसमें हम कहते हैं, तो डी ऑर्बिटल की वजह से भी लेवल, जैसे हमने स्टेबलाइजेशन पढ़ी है कि डी ऑर्बिटल की वजह से भी स्टेबलाइजेशन होती है। और हम इधर लिख देते हैं विट्टिक रिएक्शन, जैसे इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर फास्फोरस के ऊपर प्लस का चार्ज है और इधर भी पीएच लगा हुआ है, इधर भी टाइफेनॉइलफॉस्फीन जिसे कहा जाता है, और इसके ऊपर अब होता ही है कि अगर कोई बेस है और इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तो फिर CH2 बन जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर तो ऑलरेडी ये है पीएच है, इधर भी पीएच है, तो फिर क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, इसका प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर भी पीएच, इधर भी पीएच, इधर भी पीएच, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। इसको कहा जाता है जिलेट्स। ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं क्योंकि ये साल्ट कैन में इसका साल्ट भी बनाया जाता है। ये अनस्टेबल होते हैं, ये जो जिलेट्स होते हैं मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, बट जिलेट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये जो जिलेट्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये इन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता, ये मॉइस्चर भी सेंसिटिव होते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जा सकते हैं नमी अगर हो, लेकिन इनका साल्ट बना के इन्हें स्टोर किया जा सकता है जो जिलेट्स होते हैं। इट्स रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड अल्कीन इज प्रोडक्ट। इसका जब जारी बात है जब रिएक्शन करवाया जाता है तो अल्कीन बन जाता है, अल्कीन का प्रोडक्ट बनाया जाता है अगर इसका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो।
अल्कीन प्रोडक्ट जनरेट हो जाते हैं। बट लेड, लेकिन लेड की स्पेसिफिक वजह गिव, लेड को इस्तेमाल करने की सिलेक्टिव वजह क्या है कि ये क्या करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्डिहाइड का अगर अल्काइल हाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया जाए, अल्काइल हाइड का अल्कोहल के साथ, तो हमने ये बात भी पढ़ी है कि फिर भी तो इथीन बन जाते हैं, तो इनका अल्काइल हाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते फिर भी एल्कीन बन जाते हैं। लेकिन जिलेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका जिलेट बनाकर इसका कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवाओ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो एल्कीन बन जाते हैं। ये रिएक्शन करवाने का मकसद क्या है, ये रिएक्शन करवाने का मकसद ये कि इससे रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन हमें देते हैं, रिजियो सिलेक्टिव डबल बॉन्ड देते हैं, रिजियो सिलेक्टिव डबल बॉन्ड की वजह से इसको प्रेफरेंस दी जाती है, जिलेट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं।